चलिए देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स देखिए, बायोमोलिक्यूल्स ये चैप्टर का वेटेज जो जेई मेंस में ऐसा लिख सकते हैं, जेई और पूरा नीट में है, मतलब 2 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट इससे रहते हैं, 2 क्वेश्चन है। और ओलंपियाड्स में 50% इससे चांस रहता है। ओलंपियाड्स जो भी है, नेशनल और इंटरनेशनल 2 ओलंपियाड्स हैं जिसके 50% चांस है। मतलब जो लोग ओलंपियाड्स देते हैं, 12th में भी कभी अच्छे देते हैं, नेशनल इंटरनेशनल ओलंपियाड्स वगैरह देते हैं, तो ये रहता है। यह चैप्टर बेसिकली 3 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट का नाम जिसका कार्बोहाइड्रेट है, हम लोग जिसको देखेंगे कार्बोहाइड्रेट है। और सेकंड पार्ट इसका नाम अमीनो एसिड है, जिसके बारे में हम लोग फिर फर्दर बहुत डिटेल में करेंगे। और थर्ड पार्ट इस चैप्टर का पूरा जो नाम है, जो बेसिकली एंजाइम और विटामिन्स ये जो रहता है, हार्मोन्स वगैरह रहता है। तो मैं ज़रा उधर लिख देता हूँ, ये फर्स्ट पार्ट ये रहा। और थर्ड पार्ट को ज़रा समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन ज़रा लिखता हूँ, तो आपको थोड़ा एक आइडिया आ जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स 2 पार्ट में, फर्स्ट जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है और दूसरा बायो वाला पार्ट है। ये बायोकेमिस्ट्री का ही ब्रांच है एक, आप तो जानते हैं बायोकेमिस्ट्री का ही ब्रांच है। और केमिस्ट्री में 2 पार्ट है, एक कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में करेंगे, और एक अमीनो एसिड मैंने बताया आपको, इसे हम लोग यहाँ पे करेंगे। और इसमें जो बायो वाला पार्ट है, बायो का पार्ट मतलब विटामिन लिखा हुआ होगा, आप देख लेंगे, ठीक है। डीएनए आरएनए हुआ, जो थर्ड पार्ट था उसको मैं यहाँ ज़रा समझा रहा हूँ। डीएनए आरएनए हुआ, इसके बाद हार्मोन्स हुआ, आप जानते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, डीएनए आरएनए की कोडिंग वर्डिंग ये सब देख लेंगे, विटामिन देख लेंगे वगैरह वगैरह, सब चीज़ लिखा हुआ है। ये थर्ड पार्ट तो आप खुद कर लेंगे, ठीक है। इसमें बिल्कुल सच्चाई है कि मैं आपके कंपेयर में तो अंगूठा छाप ही हूँ, आप अच्छा पढ़ते हैं मेरे कंपेयर में, तो ये थर्ड पार्ट आप कर लेंगे, क्योंकि जनरली जो भी बायो नीट की तैयारी करते हैं उनका ये बहुत अच्छा रहता है। और बाकी ये दोनों को हम लोग थोड़ा यहाँ पे करेंगे, ठीक है। हम लोग जनरली इसको ही थोड़ा करेंगे, और रेस्ट ये पार्ट को हम लोग मान के चलेंगे आपको आता है। या जो लोग इंजीनियरिंग की तैयारी में रहते हैं, मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि इसको एनसीईआरटी से प्रूफ रीडिंग कर लेंगे और थोड़ा वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एनसीईआरटी से प्रूफ रीडिंग कर लेंगे। रेस्ट ये 2 पार्ट अभी हम यहाँ करेंगे। आगे इन फ्यूचर अगर मुझे लगा, अब तो आपके बैच में तो ये काम का है नहीं क्योंकि ये सब आपको आता है, 12th और किसी अदर बैच में अगर मुझे लगा कि ये पार्ट भी पढ़ाना चाहिए, तो मैं थोड़ा कोई बुक पढ़ लूँगा, जैसे लूसेंट वूसेंट बुक से काम चल जाएगा, समझ रहे हैं ना आप। जैसे सारी बात एकदम एक जगह लिखी रहती हैं, उसको रट लेंगे और आके यहाँ मतलब उधर निकल लेंगे, इधर आके उगल देंगे तो काम हो जाएगा। यही तो बस कंसेप्ट है, और अपना काम चल जाएगा। तो बायो वाला पार्ट आप खुद कर लेंगे फिलहाल, बाकी जो टीचर है उन्होंने करा दिया है। बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11 में है, बायोलॉजी में, आप तो अच्छे जानते हैं। और आपको मैं बताऊँ, बिना 12th का बायोलॉजी मतलब ये बायोमोलिक्यूल्स का 11th में जो भी आपको बायोलॉजी में पढ़ाया जाएगा, सब कुछ याद करना पड़ेगा और रट्टा मारना पड़ेगा। ये पार्ट तो पहले सबको आता है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत है नहीं, इन दोनों में ज़्यादा हमें काम करना है। तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जो भी क्लास 12th में ये बायोमोलिक्यूल्स है, और अगर आपको 11th वाला बायोलॉजी में भी है, ये बायोलॉजी में है और ये केमिस्ट्री में है, तो अगर आपको ये आता होगा तभी ये समझ में आएगा। ये बायोमोलिक्यूल्स जो यहाँ पे लिखा हुआ बायोलॉजी में जो बायोमोलिक्यूल्स है तभी समझ में आएगा, अदरवाइज बस आप रटेंगे और किसी काम का नहीं है। तो इसकी वजह से हेल्प से है। दूसरी बात है कि ये चैप्टर में वही अच्छे से काम कर पाएगा जिसको स्टीरियो आइसोमरिज्म अच्छे से आता हो, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा स्टीरियो आइसोमरिज्म आएगा, तो उसको जरा हम लोग देखेंगे। सबको शायद पूरी बात समझ में आ गया होगा। चलते हैं, हम हेडिंग करते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये अपने जो कॉपी करना है इसमें से कर लीजिए, और चलते हैं फिर कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है, फर्स्ट हमारी हेडिंग है कार्बोहाइड्रेट, शुगर, एक ही नाम है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर और सैकेराइड्स बुक्स में लिखा होगा। कार्बोहाइड्रेट, शुगर और सैकेराइड ऑल आर द सेम। कार्बोहाइड्रेट, शुगर, सैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट, शुगर और सैकेराइड, ठीक है। यहाँ देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, हम लोगों को पता है ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। सब बच्चे जरा सा देख ले एक बार, ये रफ है, अभी कुछ भी लिखना नहीं है आपको, ये चैप्टर में थोड़ा और इजी करके आपको पढ़ा दूंगा। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, सब बच्चे जानते हैं। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ OH लगाते हैं, और फिर यहाँ पे OH इस तरह लगाते हैं। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो हम लोग जानते हैं ग्लूकोज एक बेसिकली एक सैकेराइड है। अब जो भी सैकेराइड होगा इसको डिस्कस करेंगे, ये कौन सा है, लेकिन एक सैकेराइड है, ठीक है। ये सैकेराइड है, यानी बेसिकली एक शुगर है, इस तरह हम लिख देते हैं। तो मुझे बात समझ में आ रहा है कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट वो है, या ये कार्बोहाइड्रेट है। तो हमें ये बात समझ में आ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली वो है जिसके पास पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप हो। देखिए अब जरा से, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है, सबको दिख पा रहा है अच्छे से। पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप हो, प्लस सब बच्चे जानते हैं ग्लूकोज, और इसी तरीके से एक और होता है फ्रुक्टोज। तो दोनों के दोनों सेम है, लेकिन इसमें एल्डिहाइड होता है, सब बच्चे जानते हैं। ग्लूकोज में एल्डिहाइड है और फ्रक्टोज में कीटोन होता है। इसका मतलब मुझे ये लाइन समझाना था सभी बच्चों को कि पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप आर नोन एज मोनोसैकेराइड, या बोल सकते हैं आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट,
ठीक है। तो लिखेंगे थोड़ा सा पोली, ये सब रफ है, लिखना नहीं है, लिखेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप्स, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप्स और कंपाउंड इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट, सैकेराइड और शुगर, इज नोन एज, लिखा आप लोगों ने, कार्बोहाइड्रेट, सैकेराइड और शुगर। पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप्स और कंपाउंड हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप्स, लिखा आप लोगों ने, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप्स। कार्बोनिल मतलब बेसिकली एल्डिहाइड हो या इट में भी कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन में से कोई हो सकता है। ऐसे कंपाउंड को लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। फिर लिखना थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पहला उसमें लिखेंगे बेस्ड ऑन यूनिट, बेस्ड ऑन यूनिट, यूनिट। यहाँ सब बच्चे देखें जरा सा, कोई कंपाउंड है, मैं एक बार समझाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। कोई कंपाउंड हमारे पास, ये कार्बोहाइड्रेट है और मैंने बताया इसी का नाम शुगर है, तो कोई ये शुगर है और कोई कार्बोहाइड्रेट है। तो मेरे पास ये कोई शुगर है और इसको मैंने कंपाउंड को डाल दिया, ये अभी पता नहीं हमें कौन सा है, एग्जैक्ट पता नहीं। जैसे ही इसमें डालेंगे, किस में डालेंगे, वाटर में डालेंगे, तो इधर जाने के बाद ये केवल वाटर में और CO2 में ब्रेक करेगा, ठीक है, ऐसे में ब्रेक करेगा, तो इसका नाम होगा मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। इसका मतलब सभी लोग ये बात समझ पा रहे हैं कि एक ऐसा शुगर या एक ऐसा सैकेराइड होना चाहिए जो उधर जाए और ब्रेक ना करता हो। मैं एक बार और इजी वर्ड में बोल रहा हूँ कि इस सैकेराइड को, जैसे ग्लूकोज ले लेते हैं, सब बच्चे देखें थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ग्लूकोज लेते हैं और ग्लूकोज को जब हमने हाइड्रोलाइसिस कराया तो इधर जाके ये ब्रेक ना करता हो, डज नॉट ब्रेक, डज नॉट ब्रेक, ये इधर जाकर ब्रेक ना करता हो। आप बोलेंगे सर इधर आपने ब्रेक कराया है, कुछ ब्रेक नहीं कराया हमने, H2O CO2 में बना हुआ है। अगर आप पानी में सुक्रोज डालेंगे, सब बच्चों को याद होगा, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज बनता होगा, आपने जरा ऐसा पढ़ा होगा। अगर हम इसमें सुक्रोज वगैरह डालते, जो रफ है, अभी आपको लिखना नहीं है, ये सब रफ है, हम लोग इस पर ज़्यादा बात करेंगे। अभी सुक्रोज को हम पानी में डालेंगे तो बेसिकली 2 पार्ट में आता होगा, अल्फा डी प्लस, इस तरीके से हम बात करेंगे, ग्लूकोज नाम होगा, प्लस फिर से अल्फा डी प्लस। हम थोड़ी देर में देखेंगे ये सब अल्फा अल्फा ये सब कहाँ से आता है, अभी देखेंगे। अभी तो हम देख रहे हैं कि मोनोसैकेराइड क्या है, एक ऐसा कंपाउंड जो वाटर में जाए और हाइड्रोलाइज ना हो, इसको मोनोसैकेराइड बोलेंगे। जबरदस्ती कोई हाइड्रोलाइज करना चाहता है तो हाइड्रोकार्बन जनरली वाटर में और CO2 में ब्रेक कर जाता है। क्लियर हो गया। तो पहला लिखेंगे मोनोसैकेराइड, फर्स्ट हमारा मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में लिखेंगे, मोनोसैकेराइड में लिखना द सिंपलेस्ट यूनिट, द सिंपलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी, द सिंपलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, द सिंपलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी simplified further, which cannot be simplified further, which cannot be simplified further, that means वो ब्रेक ना करता हो, वाटर में जाकर ब्रेक ना करता हो, ठीक है। इट डज नॉट हाइड्रोलाइज का मतलब डज नॉट ब्रेक हमने यहाँ पे क्या, मतलब वाटर में जाकर ब्रेक ना करता हो, ठीक है। एग्जाम्पल लिखेंगे ग्लूकोज, एग्जाम्पल है ग्लूकोज, मैनोज लिखना, फ्रक्टोज लिखना, मैनोज फ्रक्टोज, मैनोज फ्रक्टोज, मैनोज फ्रक्टोज। मोनोसैकेराइड से एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, मैं आपको पहले एक बार बता देता हूँ, इसका मतलब इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड हेडिंग है उसका नाम है ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। इसमें लिखना है यूनिट 2 to 10, ये थोड़ा लिखना, यूनिट 2 to 10 का मतलब ये हुआ कि कोई कंपाउंड हमने लिया, ये कंपाउंड, ये वाटर है और इसमें कोई कंपाउंड डाला, उस कंपाउंड का नाम मैंने आपसे बताया कार्बोहाइड्रेट है, और ये हमें पता नहीं है, ये सब वेरिएबल आप जानते हैं, और इसका नाम शुगर है, मेरे को बताया मैंने। और जैसे इसको डालेंगे, अगर ये वहाँ जाता होगा कंपाउंड और 2 पार्ट में ब्रेक कर जाए, 2 पार्ट में ब्रेक अगर करता होगा, इस तरीके से ब्रेक करता होगा, तो इसका नाम होगा डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स। क्लियर हो गया होगा। ये 3 पार्ट में अगर ब्रेक करेगा तो हम लोग बोलेंगे ट्राइसैकेराइड, इस तरह नाम होगा, ट्राइसैकेराइड। 4th पार्ट में करेगा इस तरीके से तो टेट्रासैकेराइड ऐसा नाम होगा, ठीक है, टेट्रासैकेराइड इस तरीके से नाम होगा। डेट मीन्स हमें दिखाई दे रहा है कि मोनोसैकेराइड इकलौता वारिस है, इसमें एक ही यूनिट होगा, ब्रेक नहीं करता होगा, और ये 2 से 10 में ब्रेक करता होगा। जिसमें डाइसैकेराइड हमारे एग्जामिनेशन में 99% क्वेश्चन यही से आएगा, ये फिक्स है। अगर मैं देखिए पिछले 10-15 साल का पेपर बोलूँगा, आप JEE नीट का उठा के देखेंगे, जिसमें 99% क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आया होगा, 99% इसी से क्वेश्चन है। तो हम डाइसैकेराइड को थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, बाकी रेस्ट पढ़ेंगे, लेकिन काम का उतना नहीं है, ठीक है। ये ज़रा कॉपी करना है आपको थोड़ा सा।
2 to 10 यूनिट इसका होगा, आपको बता दिया मैंने, मतलब वाटर में जाने के बाद 2 to 10 यूनिट में ब्रेक कर जाएगा। डाइसैकेराइड का एग्जांपल हमने यहाँ पर सुक्रोज दिखा था, ये सुक्रोज दिखना है, ये तो काम का नहीं है, ये अल्फा डी वगैरह भी आप जानते नहीं तो हटा लेंगे इसे फिलहाल के लिए, काम का नहीं, इसे मान के चलेंगे। फर्दर 5 पार्ट में 6 वगैरह वगैरह करता होगा, हालांकि मैं सब समझाऊंगा 2 3 4 5 6 कैसे ब्रेक करता होगा, अभी बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में, लेकिन वो उतना काम का नहीं है, 2 पार्ट हमारे थोड़े ज़्यादा काम का है, ठीक है। एग्जाम्पल है सुक्रोज, माल्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, और बहुत सारा होता है, जब समय आएगा तो उसके बारे में थोड़ा और हम बात करेंगे, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड भी हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं एक बार पहले बोल दे रहा हूँ, ओलिगोसैकेराइड में बस और बस एक डाइसैकेराइड हमारे सिलेबस में है, बाकी और करते होंगे ब्रेक, लेकिन हमारे काम का नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, हम लोग बस डाइसैकेराइड को थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे। थर्ड जो अगला हमारा है उसका नाम है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, जैसे कि नाम से पढ़ के पता चल रहा है कि पॉली का मतलब मेनी मोर होता है, आप जानते हैं अच्छे से, बहुत सारे यूनिट में ब्रेक करता हो, तो बहुत सारा यूनिट मतलब बोल सकते हैं हायर देन 10, हायर देन 10 यूनिट, 10 यूनिट, 10 यूनिट ऑफ पूरा लिख देता हूँ मोनोसैकेराइड। सब अच्छे जानते हैं कि कंपाउंड हमने वाटर में डाला होगा, यह वाटर है, इसमें हमने कंपाउंड जो भी डाला है, अगर ये 10 यूनिट से ज़्यादा ब्रेक करता हो, हायर देन 10 यूनिट, तो इसको हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। जैसे एग्जांपल स्टार्च, एग्जांपल स्टार्च, और बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम थोड़ा एक आध से काम चलाएंगे, अंदर मैं लिख दूंगा नोट्स में, आप जब आएंगे थोड़ा सा आगे पढ़ा के लाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। ग्लाइकोजेंस वगैरह बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें स्टार्च लिख के काम चलाएंगे। तो फर्स्ट हमने देखा है कि बेस्ड ऑन यूनिट कितने कितने यूनिट है। एक बार प्रीवियस इसमें पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा पॉलीसैकेराइड का फॉर्मूला है, तो 4 ऑप्शन देगा, यानी यूनिट हमें थोड़ा याद रखना चाहिए। 2 से 10 एक याद रख लेंगे तो हमारा सारा काम हो जाएगा, बाकी इससे 10 से ज़्यादा वाला तो यही है, और 2 से कम यानी एक ही इकलौता वारिस बच गया, वो मोनोसैकेराइड है, सबको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। लिखेंगे अगली हेडिंग बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। पहला उसमें लिखेंगे सॉल्युबिलिटी के बेस पे लिखेंगे, फर्स्ट लिखना थोड़ा सा क्रिस्टलाइन शुगर लिखना, एनसीईआरटी में नाम थोड़ा सा नहीं लिखा है, लेकिन हम लिखेंगे क्रिस्टलाइन शुगर, क्रिस्टलाइन शुगर। और दूसरा सामने लिख लेना, थोड़ा एक एक लाइन लिखना बस, दूसरा सामने लिख लेना, उसका नाम है एमरफस, एमरफस, एमरफस नॉन क्रिस्टलाइन, बहुत सारे नाम है, एमरफस नॉन क्रिस्टलाइन, नॉन शुगर, एमरफस नॉन क्रिस्टलाइन, ठीक है, नॉन शुगर, ये सब एक ही नाम है, इसी का 3 अलग अलग नाम होगा। क्रिस्टलाइन नाम से ही पढ़ के पता चल रहा है कि अच्छा होगा, ठीक है। एमरफस जो अच्छा नहीं रहता है, तो क्रिस्टलाइन का मतलब जो वाटर में सॉल्युबल हो, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन में साइड में लिखना है वाटर सॉल्युबल, उधर इनसॉल्युबल लिख लेना, क्रिस्टलाइन में लिखना वाटर सॉल्युबल, क्रिस्टलाइन में लिखेंगे वाटर सॉल्युबल, उधर में इनसॉल्युबल लिखना है, एमरफस में इनसॉल्युबल लिखना है। फिर क्रिस्टलाइन जो शुगर होता है उसको टेस्ट करते हैं तो मीठा सा लगता है, ठीक है, तो लिखेंगे टेस्ट के लिए क्या होगा, स्वीट इन टेस्ट लिखना, स्वीट इन टेस्ट। उधर लिखना कैसे बोलते हैं, टेस्टलेस, उधर लिखना टेस्टलेस, कोई भी इसमें टेस्ट वगैरह नहीं है। जैसे एग्जांपल अगर आप जानना चाहते हैं, थोड़ा मैं इजी करके बोल देता हूँ, क्रिस्टलाइन में लिखेंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। आलू वगैरह घर पे काट लेंगे, कच्चा आलू, और पानी में डाल देंगे, थोड़ी देर बाद आलू फिल्टर करके, फ्रेंच फ्राई आजकल बहुत लोगों को क्रेज़ है खाने का, तो जो पानी का रह जाएगा आलू का, जो उसमें लिक्विड था, उसको हाथ में उठा के देखेंगे, स्टार्च, आप तो जानते हैं स्टार्च है, उसको थोड़ा कभी 1 चम्मच पी के देखेंगे, कोई स्वाद वाद उसमें रहता नहीं है, कुछ भी नहीं रहता है, तो बेसिकली वो हमारा एक तरीके से एमरफस है, ठीक है। तो लिखेंगे स्टार्च, इधर लिखेंगे स्टार्च। सेल्यूलोज भी लिख सकते हैं, सेल्यूलोज, स्टार्च, सेल्यूलोज और स्टार्च, ठीक है। थर्ड लिखेंगे बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये भी 2 लिख लेते हैं, आमने सामने थोड़ा लिख लेते हैं। पहला आप लिखना थोड़ा सा रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा लिखना नॉन रिड्यूसिंग शुगर। पहला है रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा लिखना है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। पहला क्वेश्चन डाइसैकेराइड सबसे ज़्यादा आया हुआ है, वो अभी मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाऊँगा तो आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा कि डाइसैकेराइड हमें कैसे याद रखना है, उसके शॉर्टकट लिख दूँगा, आप याद रख लोगे, चिंता ना करो।
इसके बाद मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिड्यूसिंग शुगर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी में तो डेफिनेशन लिखा हुआ है, वो हम लिखेंगे ही ऑफ कोर्स। एनसीईआरटी में लिखा हुआ जैसे टॉलरेंस रिएजेंट को मतलब रिड्यूस करता होगा, एक नहीं करता होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारा लिखा होगा। लेकिन हमारे काम का ये डेफिनेशन तुम लिख लेंगे, बोर्ड में जनरली आता है, और डेफिनेशन से कभी क्वेश्चन में भी शायद आए तो आए, नहीं तो हमें कैसे एग्जामिनेशन में हम पहचान पाएंगे, रिड्यूसिंग से आएगा क्वेश्चन, वो कैसे पहचानेंगे मैं आगे उसके लिए भी एक जगह शॉर्टकट लिख दूंगा, जिसमें 1,4 GL वगैरह कहीं बनता होगा और एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, वो रिड्यूसिंग शुगर हुआ, वो एक जगह आएगा तो मैं शॉर्टकट उसका लिख दूंगा, और शॉर्टकट सीधा याद रखेंगे तो आपको थोड़ा सा वो याद रहेगा। तो रिड्यूसिंग शुगर में थोड़ा सा आपको लिखना है, आप ऐसे लिख लेना, दे कैन या दे लिखना, दे कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट या दोज विच कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, TOLLENS टॉलरेंस रिएजेंट, कमा फैलिंग रिएजेंट, टॉलरेंस फैलिंग लिख लेंगे, FEHLING फैलिंग रिएजेंट। उधर साइड में लिख देना नॉट सीधा, ताकि आपको याद रहे, उधर साइड में लिख देना नॉट, ठीक है। क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग में एग्जाम्पल लिखना ग्लूकोज, मैं एग्जाम्पल कैसे आ रहा है सब बताऊंगा लास्ट में, थोड़ा पढ़ा के लेकर आऊँगा तो आपको बताऊँगा। अभी लिखना है ग्लूकोज, फिर लिखना है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। लैक्टोज माल्टोज से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो लैक्टोज माल्टोज हम थोड़ा, एक्चुअली मैं एक जगह पढ़ा के सारा टेबल एक जगह बना दूंगा, उसमें सब लिखा हुआ मिलेगा, लैक्टोज माल्टोज। और उधर साइड में लिखना है स्टार्च, उधर साइड में लिखेंगे स्टार्च, सेलुलोज, और क्या होता है सुक्रोज भी नहीं होता, सुक्रोज, ठीक है। फिर लिखना हेडिंग मोनोसेकेराइड, देखिए यहाँ सब लोग, मोनोसेकेराइड। जहाँ से क्वेश्चन आएंगे एक जगह बोल दूंगा, आप बस उन्हीं को पढ़ लेना, थोड़ा चैप्टर आसान हो जाएगा। एनसीईआरटी में बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है, आप याद नहीं कर पाएंगे। मोनोसेकेराइड देखें जरा, 2 तरीके का होता है, एक जिसका नाम है एल्डोज और एक जिसका नाम है कीटोज। एल्डोज का मतलब जिसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो और जिसमें कीटोन, ठीक है। तो जरा सा आप ये लिखेंगे, फर्स्ट हेडिंग इसका जरा सा लिखना है एल्डोज, एक एक करके जरा सा देखते हैं। एल्डोज का जनरल फॉर्मूला होता है CHO, जिसको हम ऐसा लिख लेंगे, CHOH का पावर N और CH2OH लिखा भाई, वेयर N इक्वल टू 1 से लेकर 7 तक रख सकते हैं, ये नोट करना जरा सा आपको। ये एल्डोज का जनरल फॉर्मूला है, मैं करीबन 10-12 रख के आपको दिखाता हूँ, थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा। इसमें 7 रखूँगा, 5 अगले एग्जाम्पल फ्रक्टोज में रख लेंगे, तो 10-12 में आप एकदम परफेक्ट समझ जाएंगे आप। जैसे ही N इक्वल टू 1 लूँगा, सब बच्चे थोड़ा बोर्ड पे देखेंगे तो बनेगा CHO, यहाँ बनेगा CHOH और यहाँ बनेगा CH2OH। सब बच्चों को याद होगा आइसोमेरिज्म की क्लास में इसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड, यहाँ देख लें, आइसोमेरिज्म की क्लास में इसका नाम था ग्लिसरॉल्डिहाइड। और मैंने आपको बताया था कि ये एक स्टैंडर्ड कंपाउंड है। जब पहली बार DL नाम लिखा गया था, जिसको अभी थोड़ी देर में हम दोबारा देखेंगे, तो उस कंपाउंड का नाम था ग्लिसरॉल्डिहाइड, यानी पहली बार ग्लिसरॉल्डिहाइड पे लिखा हुआ है तो इसका नाम ग्लिसरॉल्डिहाइड है। सबको क्लियर हो गया होगा, ये नोट करना है। फर्स्ट N इक्वल टू 1, N इक्वल टू 2 लेंगे तो ये फॉर्मूला ऐसा बनेगा, और सभी बच्चे देख पा रहे हैं ये इस तरीके से लिखा हुआ है। इसी बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, CHOH और यहाँ पर लिखा हुआ है CH2OH। इसका नाम याद रखना जरूरी नहीं है, उतना काम का नहीं है, तो हम लोग इसको इग्नोर करके चलेंगे। N इक्वल टू 1 हमारे थोड़ा काम का है, और N इक्वल टू मे भी शायद 5 या 4 वाला थोड़ा हमारे ज़्यादा काम का है, उसको ज़रा हम देखेंगे। N इक्वल टू 1 हमारे थोड़ा काम का है और बाकी देन देखेंगे, ठीक है। और N इक्वल टू 1 ये पूछा हुआ है, हाँ ये N इक्वल टू 2 वगैरह का काम का उतना नहीं है, लेकिन अगर आप नाम जानना चाहते हैं, हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे, जो मतलब 4 तक देखेंगे, 4 वाला सीधा हम देखेंगे। जब देखें इसका नाम बुक्स में कैसे लिखा होगा, एनसीईआरटी में मोनोसेकेराइड को थोड़ा और क्लासीफाई किया हुआ, जैसे हमने एल्डोज कीटोज दिखा है, तो एनसीईआरटी में जैसे एल्डोज लिखा हुआ है तो एल्डोज का ऐसे नाम लिखा हुआ। सब अच्छे देखें, यहाँ पे N इक्वल टू 1 रखने में 3 कार्बन हुआ है, तो इसका नाम बुक्स वाले जब एनसीईआरटी में देखेंगे तो इसका नाम लिखा हुआ एल्डोट्राइओस। डेट मीन सब बच्चे समझ पा रहे हैं, यहाँ क्या होगा एल्डोटेट्रोस। टोटल कार्बन देखना है 1 2 3 4, सर 1 और ये 2 और ये यहाँ पे देख लीजिए, इसको ऐसा बना दिया हमने, ये दोनों सेम है तो एल्डोटेट्रोस नाम हो जाएगा।
कर लेंगे सर। n इक्वल टू 3 आप रख लेना, n इक्वल टू 2 हमने ले लिया, n इक्वल टू 3 आप रख लेना, n इक्वल टू 4 जरा मैं समझाता हूँ आपको। हो गया? लेकिन सब अच्छे थोड़ा n इक्वल टू 4 लेने पे सबसे पहला लाइन तो ये बनेगा, अच्छे से बोर्ड पे देखें प्लीज़, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CHOH का पावर 4 और बनेगा CH2OH। इस पूरी कंटेंट को मैं ध्यान से देखूंगा तो ऐसा लिखा हुआ है CHO, यहाँ देख लें ज़रा, ये 4 कार्बन बीच में बनाना है, फाइनली CH2OH लिखा हुआ है। इसको मैं OH रख देता हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेता हूँ फिलहाल, क्योंकि अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा, अभी कर लेते हैं चेंज। और यहाँ पे लिखा हुआ OH और ऐसा लिख देता हूँ, तो इसका नाम ग्लूकोज है, इसका नाम ग्लूकोज है। इसका मतलब मुझे समझ में आया कि ग्लूकोज जो बेसिकली जिसका क्लास का कंपाउंड है उसका नाम है एल्डोहेक्सोज, इसलिए ग्लूकोज के नाम के आगे लिखा होगा एल्डोहेक्सोज कंपाउंड। ठीक है, ये नोट करना जरा सा, एल्डोहेक्सोज कंपाउंड। एल्डोहेक्सोज कंपाउंड इसमें और भी एग्जांपल होगा, अभी हम थोड़ा इसको एक फॉर्मूले से रेडिफाइन कर लेंगे, आपको थोड़ा एक आइडिया आ जाएगा। ये रफ कर रहा हूँ मैं। दूसरा लिखेंगे कीटोस, दूसरा लिखेंगे कीटोस। कीटोस का सभी बच्चे देखें जनरल फॉर्मूला होता है CH2OH C डबल बॉन्ड O, CHOH का पावर n लिख देते हैं और CH2OH, वेयर n का डाटा आप 0 से लेके 6 तक रख सकते हैं। मैंने एकदम 0 से पढ़ा दिया चैप्टर कि ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए। 2 ही हमारे थोड़े काम का था, ये 4 और 1 बस, बाकी सब और बाकी लिखे हुए हैं सब नोट्स में, वो सब आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और मैंने बहुत ईजी वर्ड में आपको थोड़ा समझाने के लिए बोला है कि 4 होगा, जैसे इसका नाम एल्डोहेक्सोज क्यों पड़ा, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है एंड टोटल कार्बन 6, तो एल्डोहेक्सोज। यहाँ पे 4 देख सकते हैं, बीच में ऊपर नीचे लिखा हुआ है। जैसे किसी बच्चे ने इसमें 0 लिया n के जगह पे, सब बच्चे देखें 0 लेंगे आप, तो ये बनेगा CH2OH, यहाँ पे देखें C डबल बॉन्ड O और ये बनेगा CH2OH। इसका नाम अगर हम बात करें तो जरा देखो यहाँ पे, इस बार एल्डिहाइड नहीं, इस बार कीटोन ग्रुप है, देख रहे हैं आप, तो इसका नाम होगा कीटो ट्राइओस। कर लेंगे सर, ये नोट करना जैसा, कीटो ट्राइओस। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने n के जगह पे 3 ले लिया, आप 1 2 से रख के ट्राई कर लेना। ठीक है, 3 हम देखेंगे सीधा, आप n की जगह पे 1 रखेंगे तो नाम होगा कीटो टेट्रोस, 2 होगा तो कीटो पेंटोस नाम हो जाएगा। एनसीईआरटी में पूछा हुआ है कि एल्डोहेक्सोज वगैरह और कीटो हेक्सोज के बारे में पूछा हुआ है, तो हम n इक्वल टू 3 लेंगे, तो सभी बच्चे देखेंगे यहाँ बनेगा CH2OH, अब देखिए C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CHOH का पावर 4 हो जाएगा और यहाँ बनेगा CH2OH। टोटल कार्बन 6 हो गया, टोटल कार्बन 6 है, इसका नाम होगा कीटो हेक्सोज। इसी के खानदान का जो एक मॉलिक्यूल है उसका नाम है फ्रक्टोज। ठीक है, कर लेंगे सर, ये नोट करना है आपको जरा सा। n इक्वल टू 0 से लेके 6 तक आप रख सकते हैं, मैंने सीधा 3 रखा है, बीच में सर आपने 1 2 क्यों नहीं रखा, रख सकते हैं लेकिन काम का नहीं है। आप रखेंगे तो उसका नाम होगा कीटो टेट्रोज, 2 रखेंगे तो कीटो पेंटोज, 3 रखा कीटो हेक्सोज। एक और ले लेते हैं n इक्वल टू 4 अगर लेकर आते हैं आप तो कीटो हेक्टोज नाम हो जाएगा, लेकिन सब काम का नहीं है, जनरली हमारे ये सब काम करते हैं, इसलिए हमने इसको इंट्रोड्यूस कर लिया। आप देखिए 4 कार्बन, मतलब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, हाँ इसलिए यहाँ पे 3 कर लेना है, ये बीच में 3 है, ये 3 है, सॉरी ये 3 है और 3 3 6 कार्बन, तो कीटो हेक्सोज इसका नाम है। कर लेंगे सर, इधर रफ कर रहा हूँ। दोनों के जनरल फार्मूला को थोड़ा रट लेंगे, एग्जामिनेशन में जनरल फार्मूले से क्वेश्चन है, थोड़ा देख लेंगे आप। लास्ट ईयर्स में इसके जनरल फार्मूले से बहुत क्वेश्चन है, तो मेरा ही सजेशन है आपको कि जनरल फार्मूला इसका रट लेना है और देख लेंगे आप बाकी इसके। चलिए एक बार ज़रा दोबारा देखेंगे, अगला हमारा हेडिंग है डीएल नोमेनक्लेचर। इसको ज़रा एक बार हम दोबारा देखेंगे, वहाँ हमने पढ़ रखा है लेकिन एक बार ज़रा दोबारा देखेंगे तो शायद मे भी आपको याद हो जाए। इसी का नाम है रिलेटिव कन्फिग्रेशन, इसका नाम है रिलेटिव कन्फिग्रेशन। मैंने इसको आइसोमरिज्म की क्लासेस में पढ़ाया है, लेक्चर नंबर 4 या 5 के आसपास में ये हमने जो वीडियो में पढ़ाया है उसमें लिखा हुआ है, लेकिन दोबारा एक बार इसको हम देख रहे हैं ताकि हम इसे क्लियर कर पाएँ। ठीक है।
ये ज़रा लिखना है, डीएल नोमेनक्लेचर लिखना है इसमें थोड़ा, ये हेडिंग के बाद। लिखना डीएल इज डिफाइंड फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड एमिनो एसिड। डीएल इज डिफाइंड फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड एमिनो एसिड। कैपिटल डीएल लिखा हुआ है, ध्यान रखना है, स्मॉल डीएल नहीं है। डीएल इज डिफाइंड फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड एमिनो एसिड। सभी बच्चे सुन लें, स्मॉल डीएल और कैपिटल डीएल में बहुत डिफरेंस है। अब स्मॉल डीएल थोड़ी देर में आएगा तो उसको मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा, लेकिन अभी बहुत डिफरेंस है। जब बायो वाले टीचर होते हैं उनकी एक प्रॉब्लम है, जरा सुन लें आप, उनको बायोलॉजी वाला तो सेगमेंट बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि ऑफकोर्स उनका वो ऑर्गन है तो उसको अच्छे से पढ़ के रखे रहते हैं। इतना बढ़िया से बताएंगे कि उतना बढ़िया ज्ञान किसी के पास नहीं रहेगा, इसमें एग्री कर लेते हैं। लेकिन जब वो लोग केमिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ाते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता कि स्मॉल डी और कैपिटल डी में डिफरेंस है। वो मान के चलते हैं डी का मतलब डेक्स्ट्रो, लेकिन ऐसा नहीं है। इस डी, ये डीएल का कोई नाम नहीं है, ये खुद ही डीएल है बस। और डी और एल स्मॉल लेटर वाला है, उसका नाम डेक्स्ट्रोलीवो है, इसका कोई नाम नहीं है। सबको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले जिस कंपाउंड पे ये मतलब लिखा गया उसका नाम हम कार्बोहाइड्रेट के केस में अगर हम देखें, आप जरा सा देखें यहाँ पे केस 1 अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट का, तो उसका नाम है, जिसका लिखा गया उसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड के बारे में अगर हम देखें तो कैसे लिखते होंगे, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये CHO, ये CHOH और CH2OH। यहाँ देख लें। तो मुझे डीएल के बारे में 2-3 लाइनें समझ में आया है। सबसे पहली बात है उसी का लिख सकते हैं जो कायरल है। सब बच्चे देखें प्लीज़, थोड़ा यहाँ देखें। ये डीएल के लिए 3-4 रूल है, मैंने आइसोमरिज्म में पढ़ाया, दोबारा एक बार बोल रहा हूँ ताकि याद आ जाए। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, बोर्ड पे सब लोग देखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम अकॉर्डिंग टू IUPAC, अकॉर्डिंग टू IUPAC आर अरेंज इन V लाइन, वर्टिकल लाइन, आर अरेंज इन V लाइन, आर अरेंज इन वर्टिकल लाइन। अगर कोई क्वेश्चन में वर्टिकल लाइन पर अरेंज नहीं है तो डबल स्विच करेंगे उसे, और डबल स्विच करके इसको वर्टिकल लाइन पे लाएंगे, अदरवाइज इसका नाम हम नहीं लिख सकते हैं, आप जानते हैं, अदरवाइज इसका नाम नहीं लिख पाएंगे। देन थर्ड पॉइंट है इफ़ OH या NH2 दोनों में से कोई एक, इफ़ OH या NH2 आर प्रेजेंट राइट हैंड साइड देन वी कैन यूज D, ठीक है। एंड इफ लेफ्ट साइड LHS, इफ लेफ्ट हैंड साइड देन वी कैन से L, ठीक है। ये नोट करना जरा सब। डीएल कंपाउंड में बस और बस हम कार्बोहाइड्रेट एमिनो एसिड के लिए डिफाइन है, और डीएल के बारे में मैंने बताया कि इसका नाम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। फिर मैंने डीएल के बारे में बताया कि सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट एमिनो एसिड के लिए वैलिड है। जिस कंपाउंड में पहली बार लिखा हुआ उसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन में एक बार ये भी आ चुका है। और डीएल लिखने के लिए बस ये 3-4 रूल हैं, जिसमें से कायरल होना मस्ट है, कायरल नहीं होता तो डीएल लिख नहीं सकते हैं। ऑफकोर्स ये मॉलिक्यूल शुरू में ही कायरल था। उसके बाद सारे कार्बन एटम वर्टिकल लाइन पे आना चाहिए, V लाइन का सेंस है वर्टिकल लाइन। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम अकॉर्डिंग टू IUPAC आर अरेंज इन वर्टिकल लाइन, आर अरेंज इन वर्टिकल लाइन, आर अरेंज इन वर्टिकल लाइन। जितने भी होंगे उनको किसी तरीके से अरेंज करेंगे, वर्टिकल लाइन पे लेकर आएंगे, और वर्टिकल लाइन पर अरेंज करने का नाम है डबल स्विच। यहाँ पर हम डबल स्विच अब नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि इस चैप्टर का डबल स्विच नहीं पार्ट है, डबल स्विच आइसोमरिज्म का पार्ट है। तो मैंने आइसोमरिज्म में इसको पढ़ाया है बहुत डिटेल में। अगर किसी का आप में खराब होगा तो लेक्चर नंबर 4, 5, 6 में शायद वो यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं आइसोमरिज्म का, उसमें 4, 5, 6 देखेंगे तो वहाँ मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है। स्टीरियो आइसोमरिज्म में लेक्चर नंबर 4, 5, 6 में इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, या आपको आता है कोई दिक्कत की बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू IUPAC आर अरेंज इन वर्टिकल लाइन, इधर में थोड़ा लिख दिया है, और बहुत बड़ा सेगमेंट है ये, थोड़ा अच्छा नॉलेज होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज याद करना पड़ेगा। फिर लिखा हुआ है जब सारे कार्बन एटम वर्टिकल लाइन पे आ जाएंगे कुछ भी करके, मतलब डबल स्विच करके, तो OH और NH2 अगर राइट हैंड साइड में लिखा हुआ होगा तो लिखेंगे D, और लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो लिखेंगे L। सब कुछ एकदम क्लियर हो गया होगा। तो पहला कंपाउंड जब ग्लिसरॉल्डिहाइड है उसको अगर हम देखेंगे तो सभी बच्चे देख पा रहे हैं, उसको मैं ऐसा लिखूंगा। नाम लिखने के लिए सभी बच्चे जानते हैं कि सबसे पहला काम है वर्टिकल लाइन पे कार्बन होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू IUPAC। सभी बच्चे अच्छे से सुन लें, अकॉर्डिंग टू IUPAC का मतलब ये हुआ कि जो सीनियरिटी ऑर्डर में लिखा हुआ, तो सीनियरिटी ऑर्डर में ऑफकोर्स CHO सबसे ऊपर होता है, तो CHO इज द टॉप, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसके बाद इसकी अब हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप चाहोगे तो एक बार लिख भी देते हैं 1 2 3। इसके बाद सारे कार्बन एटम वर्टिकल लाइन पे आ जाएंगे तो सेकंड रूल फॉलो हो गया, फिर इधर आएंगे। अगर ये OH या NH2 इनमें से कोई एक राइट में होगा तो लिखेंगे D, तो इसका नाम होगा D ग्लिसरॉल्डिहाइड इस कंपाउंड का नाम है। अगर L है तो ये लिखेंगे L। सबको शायद क्लियर हो गया होगा, तो ये जरा नोट करना है थोड़ा सा आपको डीएल। फिर मैं करीबन थोड़ा 5-6 एग्जाम्पल आपको जरा समझा के लाता हूँ, 1-2 एमिनो एसिड बोलूँगा, फिर 5-6 एग्जाम्पल बोलूँगा।
यहाँ देखिए दूसरा केस 2 लिख लेते हैं पहले, फिर हम थोड़ा 2-3 एग्जाम्पल करेंगे। केस 2 इज़ द अमीनो एसिड। एमिनो एसिड, इसको एमिनो एसिड बोलते हैं। RCH2COOH, यहाँ NH2 लिख देता हूँ, इसको R यहाँ नीचे लिख देता हूँ। NCERT में इस तरीके से लिखा हुआ, ये NH2 लिखा हुआ है, NH2, और ये लिखा हुआ है COOH। इसका नाम है अल्फ़ा एमिनो एसिड। NCERT में इसका नाम होगा अल्फ़ा एमिनो एसिड। अल्फ़ा एमिनो एसिड कैसे नाम पड़ा अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले जरा आपको ये नोट करना है। एमिनो एसिड लिख दिया होगा आपने। प्रॉब्लम क्या होगा जरा क्वेश्चन में मैं 2-3 समझाता हूँ आपको, ये तो थोड़ा इजी है। यहाँ पे देखें सब लोग, इसको मैं अगर लिखूँगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ COOH, यहाँ पे NH2 और H और CH3। अच्छा ऐसे सर अरेंज करके मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये मैं करके दे रहा हूँ आपको क्योंकि मुझे टॉपिक कवर करना है। इसके लिए मैंने बताया, मैंने स्टीरियोआइसोमरेज में सब टॉपिक पढ़ा है, DL वगैरह। तो सारे कार्बन एटम वर्टिकल लाइन पे आप देख सकते हैं। और इसका पहले एक मिरर इमेज भी बना लेते हैं। सर मिरर इमेज आप बार बार क्यों बना रहे हैं? जब भी कोई मॉलिक्यूल कायरल होता है तो उसके 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक D और एक L बनता है। लेकिन यहाँ पे DL मतलब ये वाला नहीं है, और राइट में होगा तो लिखेंगे D और लेफ्ट में होगा तो लिखेंगे L। ठीक है, ये लिखा हुआ DL, इसको जरा नोट करना है। ये एग्जाम्पल एक थोड़ा लिख देता हूँ, शायद आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। OH, CHO, हाइड्रोजन, और ये लिखा हुआ है CH3। थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड हमने एग्जाम्पल ले लिया है, डबल स्विच थोड़ा एक बार रिकॉल कराने के लिए। वैसे इस चैप्टर को करने के लिए आइसोमरिज्म पहले पढ़ लेना चाहिए अच्छे से, और फिर इसे कर लेना चाहिए। ठीक है, वैसे मैं 11th में पढ़ाया हूँ तो आपको बताऊँ, पहले मैं आइसोमरिज्म पढ़ाने के बाद बच्चों को कह देता हूँ बायोमोलिक्यूल्स कर लेना और पॉलीमर पहले ही कर लेना, ताकि छोटे छोटे चैप्टर में स्ट्रेस आगे ना रहे और मेन फोकस बस रिएक्शन वगैरह की ओर रखना। तो बच्चे उसे कर लेते हैं। अभी यहाँ पे नहीं पढ़ाया था तो उसको हमने रिटेन नहीं किया था। ये रफ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जब मैं इसका नाम हम देखूंगा तो कैसे होगा सब बच्चे देखें। सबसे पहले तो आके जल्दीबाजी में इसका नाम कोई अगर L लिखता है तो गलत है पहले, क्योंकि कार्बन एटम वर्टिकल लाइन पे नहीं है। अगर मुझे वर्टिकल लाइन पे लाना है तो मेरे पास कई सारे मेथड है, उसका नाम है डबल स्विच। और आप जानते हैं कि पर कायरल एटम इवन नंबर ऑफ स्विच करते हैं, मतलब 2000 बार, 4000 बार, 6000 बार भी करेंगे तो नाम कांस्टेंट आएगा, और सिंगल स्विच करेंगे तो नाम बदल जाएगा। डबल स्विच द नेम कांस्टेंट। तो मैं चाहता हूँ इस बार पहला स्विच ऐसा करना, सब बच्चे ज़रा ध्यान से देखें, और दूसरा स्विच मैं चाहता हूँ ऐसा करना। तो अगर मैं करूँगा तो CHO टॉप पे आ गया होगा, देख लें, ये CHO का CH3 इधर आया होगा, अब फिर CH3 यहाँ आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, और OH यहाँ आ गया, तो यहाँ पे L आ गया। मान लेते हैं किसी बच्चे ने ये वाला कंसिडर नहीं किया, मान लेते हैं ये एग्जाम्पल था, किसी बच्चे ने ये वाला बोला कि सर ये जो मॉलिक्यूल है, मैं ज़रा दोबारा एक बार करके दिखा रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन जो मेरा है वो आप समझ पाएँ। ये CHO लिखा हुआ है, बोर्ड पे देखें प्लीज़, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CHO, ये हाइड्रोजन और OH। तो किसी बच्चे ने एक स्विच ऐसा कराया और दूसरा स्विच ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा नाम सेम आएगा, अभी चेक कर लेते हैं सच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये पहले देखें, ये तो CH3 था और यहाँ पे CHO आ गया, ये हाइड्रोजन इधर जाके इधर, और OH इधर आ गया। तो अगर आपने जल्दीबाजी में D लिखा तो D गलत है, अभी भी ये L है। कैसे के बाद L है? क्योंकि इधर से काउंटिंग होगा। और जब ये पूरा मॉलिक्यूल नीचे मेरे हाथ पे ऐसा पड़ा हुआ है 1 2 3, तो इसको जब सीधा करेंगे गलत हो जाएगा, इस बोर्ड को घुमाएंगे तो L हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? एक बार दोबारा बोलता हूँ, इसका करेक्ट आंसर लाने का एक तरीका ये है जो आया हुआ है, और डबल स्विच करेंगे आप 2000 बार करोगे तब भी नाम कांस्टेंट होगा, 10,000 बार करोगे तब भी कांस्टेंट होगा, इवन नंबर स्विच होना चाहिए बस। तो हमने ऐसे किया, आंसर आ गया। फिर मैंने बोला कोई बच्चा अगर ये स्विच यहाँ कर दे और इसको स्विच यहाँ कर दे, कोई बच्चा बोलेगा सर ये वाला फिर से आपने किया फिर इधर कर दीजिए, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे कार्बन एटम वर्टिकल लाइन पे आना चाहिए। तो हमने दूसरा स्विच ये किया, जब इधर से करेंगे तो 1 2 3, और जब इधर से चलेंगे तो इसको नीचे से 1 हो रहा है, तो नीचे से 1 को उल्टा करेंगे तो ये इधर से इधर आ जाएगा, क्या बनेगा? L बनेगा। कर लेंगे सर? इसको जरा कॉपी करना है, और एक ये क्वेश्चन है, इसको जरा लिख लीजिए, और इस क्वेश्चन का जरा आपको नाम लिखना है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा काम का है, DL से प्रीवियस में बहुत सारे क्वेश्चन है, 3-4 बार DL से क्वेश्चन है, कैपिटल DL से 3-4 बार क्वेश्चन है। तो मेरा ये सजेशन है कि DL आइसोमरिज्म से एक बार कर लेंगे। मैं यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड एग्जांपल ही बता पाऊंगा जिससे हमारा काम चल जाए। यहाँ ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इसका ये आंसर है और इसका भी यही आंसर है, दोनों सेम लिखा हुआ है। मैं 2 बार करके दिखाया कि जो अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं। इधर रफ करता हूं इसको, ठीक है, इधर रफ करो, ये हो गया, हो ही गया होगा। सब बच्चे बोर्ड पे देखें, इसका आंसर आएंगे हम तो 1, यहाँ देखिए 2 3 4, तो आया होगा 2D 3D, गलत है।
एक्चुअली एक हमारे पास सीनियरिटी ऑर्डर का टेबल है IUPAC नोमेनक्लेचर में, उसे हमने यहाँ पे यानी आइसोमरिज्म में भी पढ़ाया होगा। सी सन ए साम सी आई एकता ईद ताज NNX। तो वहाँ पे जब जाके देखेंगे तो OH ग्रुप ज़्यादा सीनियर होगा एज कम्पेयर टू NH2। डैट मीन्स सब बच्चे समझ पा रहे हैं कि इस बार इस पूरे मॉलिक्यूल में ये दोनों में तो कोई चेंजेस ही नहीं है, ये जहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे ही पड़े हुए रहे, क्योंकि ऑलरेडी सारे कार्बन वर्टिकल लाइन पे है, लेकिन काउंटिंग इधर से होगी। और जब नीचे से करेंगे तो मॉलिक्यूल पूरा बदल जाएगा, तो होगा 2 का L और 3 का L। जो जल्दीबाजी में हम ध्यान नहीं रखेंगे गलत हो जाएगा। और कैसे पता चला? ड्यू टू सीनियरिटी ऑर्डर। ठीक ही बोला होगा मैंने, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन थोड़ा लिखना है। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इन द फॉलोइंग। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, DL बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऊपर मतलब नोट्स में जो जो कंटेंट हम बहुत सेलेक्टेड ही लिख रहे हैं ताकि आप एकदम याद रख पाएँ। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इन द फॉलोइंग। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इन द फॉलोइंग। इधर रफ कर रहा हूँ। इस चैप्टर को करने के लिए स्टीरियो आइसोमरिज्म बहुत अच्छे नॉलेज पे होना चाहिए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। अब सभी लोग बोर्ड पे देखें, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इन द फॉलोइंग। सब बच्चे बोर्ड पे देखें। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ये लिखा हुआ है CH OH CH OH और फाइनली लास्ट में लिखा हुआ है CH2OH। कई बार बुक्स में इसी क्वेश्चन को CHO और CH और फिर फर्दर CH और यहाँ लिखा होगा CH2OH, और इस तरीके से भी लिखा हुआ है। सेम क्वेश्चन है, इस तरीके से लिखा हुआ। बोथ द क्वेश्चन आर सेम, दोनों सेम क्वेश्चन है, लिखने का पैटर्न अलग अलग है, मैंने जानबूझ के जैसा लिखा है। हम सबसे पहले सब बच्चों को पता है कि पहले हम देखेंगे N मतलब SC एस्ट्रोजेनिक सेंटर, एंड एस्ट्रोजेनिक सेंटर दिस और ये खत्म हो गया। बोथ द एंड आर डिफरेंट। नीचे अल्कोहल है, ऊपर में एल्डिहाइड है। स्टीरियो आइसोमरिज्म नहीं है तो चैप्टर फालतू चला जाएगा। अगर वो तैयार है, ये एकदम स्कोरिंग है, तुरंत कर पाएंगे आप। तो दोनों का एंड डिफरेंट है, जब दोनों का एंड डिफरेंट है 2 दी पावर n लगेगा, और 2 दी पावर यहाँ पे 4 लगाएंगे तो यहाँ पे 16 आइसोमर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। अब इस 16 को जरा हम डिटेल में देखेंगे, तो आप जरा पहले तरह नोट कर लीजिए और 16 के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा दूसरा क्वेश्चन में चलेंगे। ये सब NCERT वगैरह में नहीं है, वो मान के चलते हैं कि आप कहीं ना कहीं व्यवस्थित हैं, कहीं ना कहीं कोचिंग कर रहे हैं, तो कोई इनके पास नहीं लिखा हुआ, आप उसे देख लेंगे। ये दोनों क्वेश्चन सेम है। सर कैसे पता चला ये कायरल है, ये कैसे पता चला N है? सर N मतलब एस्ट्रोजेनिक सेंटर है, एस्ट्रोजेनिक सेंटर द डबल बॉन्ड कायरल और रिंग ड्यू टू विच स्टीरियो आइसोमरिज्म अराइजेस इज कॉल्ड एस्ट्रोजेनिक सेंटर। पिछले क्लास में मैंने इसके बारे में बात कर लिया है। और बोथ आर द एंड डिफरेंट। अगर एंड सेम होता तो अलग अलग फॉर्मूले लगता, एक इवन के लिए अलग फॉर्मूला है, ऑड के लिए अलग फॉर्मूला है, सब हमने बात कर लिया है स्टीरियो आइसोमरिज्म में, तो अननेसेसरी इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। और 16 आइसोमर इसका में आ गया होगा। क्लियर हो गया? एक बार प्रीवियस में पूछा हुआ है कि जो 16 आइसोमर आएगा ये 16 कौन से होंगे, तो जरा देखो आप, अगर इस 16 के बारे में बात करेंगे तो सब बच्चे ध्यान से देखें, इसमें से 8D हो सकता है और 8L होगा, ये एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। तो एक बार प्रीवियस में ये पूछा हुआ है कि ये कौन कौन से, मतलब 16 आइसोमर कौन होगा, तो 8D होगा और 8L होगा। एक बार ये भी पूछा हुआ है 8D कौन कौन सा होगा, ठीक है, तो थोड़ा वो और ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो आप 8D जरा देखो, हम 8D को ऐसे याद रख लेंगे। सब बच्चे देखें, AG गूगल, सब बच्चे देखें, हमने एक बार किया था, इसे दोबारा हम कर रहे हैं ताकि एक बार आपको रिकॉल हो जाए, जो मेन टॉपिक हम वापस आ जाए। ये हम याद रख लेंगे, AG गूगल अमित, ये किसके बारे में कर रहे हैं, अभी 8D के बारे में कर रहे हैं। और L इसी का मिरर इमेज बनेगा। L में क्या फर्क होता है मैं बताऊंगा। मैं ग्लूकोज जनरली, मेरे को इस पूरे चैप्टर में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बार बार पढ़ाना है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को लेकर मैं ज़्यादा बात करूंगा, लेकिन मैं आपको एक बार D और L में थोड़ा डिफरेंस यहाँ बता रहा हूँ। सब बच्चे देखें, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है एलोज, लिख सकते हैं हम, ये लिखा हुआ है एल्ट्रोज, ठीक है, इसका नाम लिखा हुआ है गुलोज, ये लिख देता हूँ गुलोज, ये लिखा हुआ है ग्लूकोज और लिखा हुआ है ग्लैक्टोज, ठीक है, इधर लिखा हुआ है टैलोज, ठीक है, आइडोज इस तरीके से लिखा हुआ है और माल्टोज, ठीक है। ये जरा कॉपी करना है। ये 8D हैं, ये सबके सब 8D हैं। और इसमें थोड़ा एक प्रॉब्लम क्या आपको बताता हूँ लास्ट में, थोड़ा इसको कॉपी कर लें आप पहले।
AZ गूगल डिफाइन कर रहा है ए सेंस एलोज, हमने इधर थोड़ा बोला है, और G ग्लूकोज लिखा हुआ है, ग्लूकोज लिखा हुआ है, ग्लैक्टोज और लिखा हुआ है एल्ट्रोज, माल्टोज, आइडोज और टैलोज। अभी इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, उसके लिए कोई बुक बोलूंगा, उसको आप थोड़ा रेफर कर लेना, थोड़ा आइडिया आ जाएगा। इसको जरा रफ कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया, दोनों क्वेश्चन सेम था। दूसरा क्वेश्चन ये है, जरा आपको लिखना है, दूसरा क्वेश्चन है CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, CHOH और फाइनली CH2OH लिखा हुआ। ये नोट कर लिया आपने? बोले जी सर। ठीक है, इधर रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी, ओके। यहाँ देखिए थोड़ा सा, इसमें अगर कायरल के बारे में बात करेंगे तो केवल ये और ये कायरल है, नीचे वाला कायरल नहीं है, क्योंकि नीचे में 2 हाइड्रोजन सेम है, तो केवल एक कायरल ये है, एक ये है और एक ये है। कायरल को स्ट्रिक्ट साइन से दिखाते हैं, तो n का डाटा यहाँ पे 3 है। सब बच्चे देखें, n = SC था, तो 2 दी पावर n लगाएंगे, सब बच्चे देख लें, तो 2 दी पावर 3 दैट इज़ 8 आंसर आएगा। ठीक है, 8 आंसर आएगा। ये कायरल नहीं है। और सर आपने ये फॉर्मूला कैसे लगाया? सर ये दोनों तो सेम था। अरे ये सेम नहीं है, यहाँ पे ये डिफरेंट है, नीचे कीटोन लिखा हुआ नहीं है, नीचे कीटोन नहीं है। ठीक है, तो जरा कॉपी कर लें एक बार, नीचे कीटोन लिखा हुआ नहीं है। थोड़ा एक छोटा सा करेक्शन यहाँ कर लेंगे ताकि मैं इसको जरा अधिक समझा पाऊँ। ये ग्लूकोज को जरा ऊपर लिख देना, ग्लूकोज को नीचे लिख देना। थोड़ा एक करेक्शन यहाँ कर लेंगे, ग्लूकोज को जरा ऊपर कर देंगे, ग्लूकोज को नीचे लिख देंगे। अभी मैं इधर बहुत सारा फिगर आपको बना के दिखाता हूँ और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपको बताऊँगा, देख लेंगे। इधर जरा रफ कर रहा हूँ, ये लिख गया आप लोगों ने इसे? हो गया? चलें आगे देखते हैं। सभी लोग थोड़ा ध्यान से देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए थोड़ा, एलोज क्या है, CHO हमने लिखा। सब बच्चे बोर्ड पे देखें प्लीज़ थोड़ा, ये सब अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये लिखा हुआ है CH2OH। मैं पहली बार में सब जगह OH सेम डायरेक्शन में रख देता हूँ, ठीक है, ऐसा रख देता हूँ। इसका नाम है डी एलोज। तो थोड़ा ये आपको पहला लिखना है, डी एलोज। ये ज़रा मुझे पूरा फिगर समझाना है, थोड़ा काम का है, इसको ज़रा हम देखेंगे। तो फर्स्ट का नाम है डी एलोज, डी एलोज, ये रफ कर रहा हूँ। अब डी एलोज कैसे पता चलेगा और डी अल्ट्रोज के बारे में हम थोड़ा देखेंगे कैसे पता चल रहा होगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। हो गया जी। मेरा एक सजेशन है, दोबारा बोल रहा हूँ, 16 आइसोमर में 8D और 8L होगा। हम D के बारे में केवल बार बार यहाँ बात करेंगे, लेकिन आप किसी साइड बुक को लेके या किसी इंस्टीट्यूट का मटेरियल लेके, जो भी आपके पास है उसको देख के, ये 16 आइसोमर जो यहाँ बना होगा, बुक्स में 8D के बारे में बहुत डिटेल में लिखा हुआ। तो आप फिगर को ज़रा देख लेना, मैं यहाँ 3 समझाऊँगा बस, क्योंकि 3 से मान के चलूँगा आपको समझ में आ जाएगा। और जो मुद्दे की बात आपको बोल दूंगा उसे सुन लेना, और किसी बुक्स को लेके ये थोड़ा कंक्लूजन मैच कर लेना कि अच्छा ये फिगर में क्या क्या चेंजेस है। और आपको कोई फिगर याद नहीं करना है, ऑप्शन में सब बना हुआ रहता है, आप थोड़ा बस समझ के रखेंगे तो वहाँ पर टिक करना है। नहीं समझे रहेंगे तब भी हनुमान जी का नाम लेकर टिक ही मारना है, और तो कोई चॉइस है नहीं, कहीं ना कहीं तो मारना ही है, और अपना नंबर आएगा जब भी आने वाला होगा। सब बच्चे बोर्ड पर देखें जरा सा, हमने क्या किया इस कंपाउंड में, दूसरे स्टेप में जब आएंगे तो हमने कुछ किया नहीं है। ये जो पूरा मॉलिक्यूल है इसको ऐसे ही रहने दिया, और यहाँ पर हमने चेंज किया। अब थोड़ा देखना है ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये तो हो गया 5, और ये देखिए CH2OH। हम ये चेंज नहीं कर सकते, सभी बच्चों को याद होगा, हम ये चेंज नहीं कर सकते। मैंने एक बार आपको कई बार पढ़ाया कि ये चेंज नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स है। इसका नाम D है। आपको याद होगा जब हम इसका IUPAC नाम लिख रहे थे, मतलब जहाँ पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा। सब बच्चे देखें जरा सा, यहाँ पे थोड़ा रफ है, मैं इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा समझाऊंगा आपको। हम लोग थोड़ा देखेंगे। ग्लूकोज जब मैंने पढ़ाया था तो आपको याद होगा 2 फिगर हमने बनाया था, और एक बीच में मिरर इमेज दिखा था आइसोमर की क्लास में, या अभी थोड़ी देर इसको भी ले लिया जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल यहाँ देखो, दोनों साइड में D कांस्टेंट रखना है, जो ऑलरेडी कांस्टेंट है। आपने शायद यहाँ पे एक मार्क नहीं किया, यहाँ देखिए लिखा हुआ है AZ गूगल लिखा हुआ था। ये इसका मतलब कैसे पता चला ये डाटा बदलना है? तो ये डाटा यहाँ पे दिखाई दिया, ये जो 4 डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 और 4, अब ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4, ये भी 4 ही लाइन बना हुआ है।
समझ गया आप? इसका मतलब इसने बोला है दूसरे नंबर पे बदलना है, तो हमने बदल दिया। एक बार फिर से देखिए, एक बार में सब OH एक साइड में रख लो, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें याद रहेगा नहीं, इसलिए फिर भी बोल रहा हूँ आपको। एक बार में सब एक जगह रख दिया हमने। अब हम जैसे ही अगले स्टेप में आएंगे तो हमें दूसरा कार्बन, ये 4 इधर ग्रुप लगे हुए हैं, ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 ये 4, सब कुछ क्लियर हो गया। इधर बोला इसे दूसरे नंबर को इंटरचेंज करना है, हमने दूसरे नंबर को इंटरचेंज कर दिया। पहले नंबर पे चेंज क्यों नहीं किया सर हमने? अगर पहले नंबर पे चेंज करेंगे तो एल्ट्रोज बन जाता, और हमें एल्ट्रोज बनाना नहीं था। अगर ये ऐसे कांस्टेंट था, सेम इधर इंटरचेंज करता तो मैं एल्ट्रोज बन जाता। तो हमने क्या किया, दूसरे नंबर को इंटरचेंज किया। दूसरे नंबर पर जैसे इंटरचेंज किया हमने तो ये बना डी ग्लूकोज। इस कंपाउंड का नाम डी ग्लूकोज है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इसका नाम डी कैसे पता चला? क्योंकि ये पहले से फिक्स है, लास्ट वाले को फिक्स किया जा चुका है। सबको समझ में आ गया? इतनी बातें थोड़ा जल्दी से पहले कॉपी कर लीजिए, फिर थोड़ा और हम लोग ग्लूकोज को लेकर थोड़ा और ज़्यादा बात करेंगे। नीचे का फिक्स क्यों रखना है सर? क्योंकि उसी की वजह से डी पता चलेगा। अभी उसको बताऊंगा डी कैसे आता होगा, अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा, तो थोड़ा आपको और अच्छे से फिगर आइडिया आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको? अब 5-6 वर्ड सब बच्चे थोड़ा एक बार देख लें। एक वर्ड का नाम था इनेंसोमर, यहाँ पे सब बच्चे देखें, जो बेसिकली 2 टाइप का नाम था। एक था इराइथ्रियो, हमने पढ़ लिया है। एक का नाम है थ्रियो। एक वर्ड है जिसका नाम है डायस्टोमर, ठीक है जी। ऐसा एक नाम है मीज़ो, पढ़ लिया हमने। जरा बोर्ड पे देखें, ये सब वर्ड क्यों एक जगह लिख रहा हूँ? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे। फिर सब बच्चे देखें, एक वर्ड का नाम है आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल का नाम है कॉन्फर्मेशनल आइसोमर। ये भी हमने पढ़ लिया है। कॉन्फर्मेशनल आइसोमर इसका नाम होता है, कॉन्फर्मेशनल आइसोमर। अब थोड़ा एक इंपॉर्टेंट सभी बच्चे सुन लें। अगला वर्ड बुक्स में लिखा होगा ईपीमर, और एक बुक में भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उसका नाम लिखा होगा एनोमर। तो अभी हम ईपीमर को थोड़ा देखेंगे, ईपीमर क्या होता है। ये सब बच्चे जानते हैं फिशर फॉर्मेट है, सही है ना सर? ये जो फॉर्मेट बना हुआ है गुप्ता सर, ओके चलिए आते हैं, थोड़ा वेट करिए। रेड सिंबल आ रहा है, चलिए यहाँ देखिए। एक बार मैं दोबारा इधर बोलता हूँ। मैंने बोला है डी एलोज एक कंपाउंड है और डी ग्लूकोज इसका नाम है। मुझे ये सारे वर्ड डिफाइन करने हैं। मुझे ये आइसोमरिज्म में बोलना था, लेकिन अब समय आ गया इसके बारे में बोलने के लिए। हमने ये सारे वर्ड ऊपर से देख लिया, इन दोनों के बारे में देखना है। ये सब फिशर फॉर्म है, सब बच्चे देख लें। ऑलरेडी ये भी फिशर फॉर्म है। फिशर मतलब आप जानते हैं क्रॉस इज द फिशर। अगर किसी बच्चे ने थोड़ा ध्यान सुनना है, ये कायरल है तो अपनी मर्जी से सब जगह आर 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 मान लिया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है, ये सब कायरल तो है, लेकिन बीच का ये 2 ग्रुप जो है ये सूडो कायरल कार्बन है। मैंने आइसोमरिज्म की क्लास में बोला था सूडो कायरल कार्बन, बट फिलहाल यहाँ देखें, मान लेते हैं सब जगह आर 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 आ गया, अपनी मर्जी से माना है कि चारों तरफ आर आ गया। 2 ही हो सकता है कायरल के, तो 2 ही नाम है, आर या एस, रेक्टस या सिनिस्टर, 2 ही नाम है। तो मान लिया सब जगह आर आ गया, तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, यहाँ तो आर क्या एस हो जाएगा क्योंकि इसी का मिरर इमेज है। एक बार देखें, आप इसको एस मान लो या आर मान लो, जो अच्छा लगता है इनको मान लो। किनको? जो कायरल हैं, 4 ही कायरल इसमें, 1 2 3 या 4, 4 कायरल सेंटर था ना जी ऊपर में, तभी 16 आइसोमर निकला है। तो 4 कायरल हैं। अगर आप इधर साइड में अगर आते हैं और इनको, ये जो 4 बने हुए हैं, उधर सब जगह आर मान लो, ये सब जगह एस मान लो, तो उसका उल्टा इधर मिरर इमेज बन रहा है, केवल ये बदल रहा है, केवल एक। तो ये आर होगा तो ये एस हो जाएगा, ये एस हो जाएगा, ये एस हो जाएगा, सब एस हो जाएंगे, केवल ये आर हो जाएगा। और सभी बच्चे जानते हैं, थोड़ा देखिए ध्यान से, सबको अच्छे से पता है कि अगर आप आर लेते हैं और इधर एस और आर ले लिए, यानी जो लेंगे वो बदल जाएगा, तो इनेंशोमर है। और आपने कोई बदला, सभी बच्चे देख रहे हैं, आपने कोई आर लिया और एस हुआ और एक कोई भी रह जाए, तो ये इनेंशोमर की जगह पर डायस्टोमर है।
इसका मतलब सब बच्चे देख पा रहे हैं दोनों के दोनों डायस्ट्रोमर है। क्लियर हो गया आपको? लिखना है थोड़ा सा फिशर फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट फिशर फॉर्म लिखना, कार्बोहाइड्रेट फिशर फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट फिशर फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट फिशर फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट फिशर फॉर्म, डायस्ट्रोमेरिक पेयर, डायस्ट्रोमेरिक पेयर, डायस्ट्रोमेरिक लिख लेंगे आप, डायस्ट्रोमेरिक पेयर आर कॉल्ड इपीमर या इज कॉल्ड इपीमर, जो अच्छा लगे लिख देना, इज कॉल्ड इपीमर, क्या लिखा पड़ा हुआ, इपीमर, इज कॉल्ड इपीमर। कार्बोहाइड्रेट फिशर फॉर्म इन डायस्ट्रोमेरिक फॉर्म आर कॉल्ड या इज कॉल्ड इपीमर। ठीक है, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ जरा देखिए, द कंपाउंड दो जो भी यहाँ पे दो कंपाउंड लिखे हैं बोथ आर C2 इपीमर, क्योंकि C2 पे मतलब यहाँ पे दूसरे नंबर पे चेंजेस है, अगर ऊपर से बोलेंगे तो C3 इपीमर, सही है सर? तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि C3 इपीमर है, ये दोनों के दोनों C3 इपीमर है, तीसरे नंबर में कोई ना कोई चेंजेस है। सबको शायद क्लियर हो गया होगा? अब इसका लिखेंगे हेडिंग थोड़ा सा ग्लूकोज, मेन हेडिंग लिखना दोबारा ग्लूकोज लिखना, एनोमर थोड़ी देर में हम देखेंगे। C3 इपीमर, तीसरे नंबर में कोई चेंजेस था? बाकी सब तो मिरर इमेज है। ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का IUPAC नाम थोड़ा लिखना है 2,3, यहाँ सब लोग देखें ग्लूकोज का ये IUPAC नेम है, तो पहले थोड़ा सा ये लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये देखें आप, ये OH, यहाँ पे आप जानते हैं H होगा और बाकी ये ऐसा होगा, ये ऑलरेडी OH लिखा हुआ है, तो 2,3, 4, 5, 6 लिखना, 2,3, 4, 5, 6, 2,3, 4, 5, 6 पेंटाहाइड्रोक्सी, पेंटाहाइड्रोक्सी हेक्सेनल, पेंटाहाइड्रोक्सी हेक्सेनल, पेंटाहाइड्रोक्सी हेक्सेनल, पेंटाहाइड्रोक्सी हेक्सेनल, पेंटाहाइड्रोक्सी हेक्सेनल, पेंटाहाइड्रोक्सी हेक्सेनल। यहाँ सब अच्छे देखें, ये IUPAC नाम दोनों का सेम होगा, स्टीरियो आइसोमर में IUPAC नाम सेम होता है और स्ट्रक्चरल आइसोमर में IUPAC नाम डिफरेंट होता है, ये हमने बात कर लिया है बहुत पीछे। इसके बारे में अगर थोड़ा हम DL कप जब देखें, ये मिरर इमेज है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। मिरर इमेज का मतलब ये नहीं होता इसको उठा के इस पर रख देंगे, जस्ट इसके सामने वाला ऐसे ही बनता हो। तो अगर मैं इसका जब DL लिखूंगा, सभी बच्चे देख पा रहे हैं DL लिखना होगा, तो मैं लिखूंगा ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो लिखूंगा 2 का D, 3 का L, 4 का D और 5 का D। ठीक है, अब जरा प्लीज़ यहाँ देखें, यहाँ पे D लिखूंगा तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो लिखूंगा यहाँ पे 2 का L, सही है सा, 3 का, ये 3 का लिखा हुआ यहाँ पे D, 3 का D, 4L और 5L। 3 में ज़रा करेक्ट कर लेंगे, 3 में हमने गलती से यहाँ O नहीं लिखाया था, आप OH लिख देना। ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक नाम जो मैंने बताया सर, ट्राइवल या ओल्ड नाम, जिसका बहुत रिकमेंडेशन है, जिसको हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, इसका भी ट्राइवल या ओल्ड नाम देखेंगे। ये DL था, ट्राइवल या ओल्ड नेम देखेंगे तो मैंने आपसे बताया कि लास्ट का कन्फिग्रेशन कांस्टेंट रखना है जो ऑलरेडी है, और मेन फंक्शनल रूप से सीधा कन्फिग्रेशन चेक करना है। तो ये कौन है? D है, तो इसका नाम होगा D ग्लूकोज। सर आपने कैसे किया? दोबारा बार बोल रहा हूँ, लास्ट का कन्फिग्रेशन इज द फाइनल कन्फिग्रेशन एंड द कंपाउंड का नाम एज इट इज लिख दो बस। तो अगर इधर बात करूंगा तो ये सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, ये कांस्टेंट करेंगे तो L ग्लूकोज इसका नाम होगा। आपको मैंने बताया था 16 आइसोमर होगा, उसमें जो 8 D होंगे उसी के 8 L होंगे, तो उसमें से एक D का नाम ग्लूकोज था तो D ग्लूकोज और दूसरे का नाम L ग्लूकोज है, तो 16 में 2 तो ये हैं। इसी तरीके से रेस्ट ऑफ द अदर आर सेम। सबको क्लियर हो गया होगा? प्रॉब्लम जरा इस क्वेश्चन में है, इसको नोट करने के बाद यहाँ आ जाएंगे CH डबल बॉन्ड, और ये थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ये होमवर्क है जिसको आप घर पे थोड़ा देखेंगे फिगर, यहाँ पे समझाऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये थोड़ा काम का है। सभी बच्चे देखें यहाँ पे, और इधर लिखा हुआ है अमित। प्रॉब्लम ये है, ये हमने पढ़ लिया है, सबको पता है कि अगर यहाँ से आते हैं, एक बार बोर्ड पे देखें प्लीज़, ये एलोज कंपाउंड का नाम था, इनिशियली कंपाउंड का नाम एलोज है। मैंने ईपीमर डिफाइन कर दिया, ईपीमर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसे देख लेंगे। आपसे क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा ईपीमर है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, RS थोड़ी निकाल पाएंगे, देखना है किस में चेंजेस आ रहा है। जैसे यहाँ पे C3 ईपीमर था,
तो हम चेक जहाँ कर लेंगे जहाँ पे चेंजेस आ रहा होगा। सर बाकी में भी तो चेंजेस है, बाकी इसका मिरर इमेज है, तो ख़त्म। समझ गया मेरी बात? कर लेंगे इस तरीके से, कोई दिक्कत तो होगा नहीं, बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ थोड़ा देखें क्या प्रॉब्लम है। जब हमने यहाँ पोजीशन को चेंज क्यों किया? क्योंकि ग्लूकोज दिखा हुआ था, तो अगर मुझे ग्लूकोज बनाना होगा मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक चल रहा है जी? अब देखिए जरा इंपॉर्टेंट क्या है, सब बच्चे बोर्ड पे देखें प्लीज़। ग्लैक्टोज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एलोज है, ग्लूकोज बनाना था तो ये वाला चेंज हमने किया। सर आपने ये चेंज क्यों नहीं किया? ये करेंगे तो एल्ट्रोज बनेगा। अब इसको चेंज करेंगे तो ग्लूकोज के बाद ग्लूकोज बना, इसको चेंज करेंगे तो ग्लूकोज बनेगा। बच्चे को लगेगा कि अगला फोर्थ को चेंज कर देंगे तो ग्लैक्टोज बनेगा, तो अगर आपने फोर्थ को चेंज किया तो डी चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मुझे ग्लैक्टोज बनाने के लिए आएगा एग्जामिनेशन में तो मेरे पास दो चॉइस है। मैं बच्चों को कहता हूँ कि इसको कांस्टेंट रखना, ये तो फिक्स है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और रेस्ट ऊपर में जितनी बातें लिखी हुई हैं इसी को चेंज कर देंगे। ठीक है, इसको चेक करने के लिए एक बार जब 8 फिगर जो ये 8D हमने लिखा है, किसी साइड बुक किसी कोचिंग का नोट्स वगैरह सामने रख के उसको थोड़ा देखेंगे तो 8D को बना के उसे दिखाया होगा। एक भी याद नहीं करना, जब ध्यान से देखेंगे तो इसमें चेंजेस ऐसे ही आया होगा, लेकिन जैसे सेकंड में चेंजेस हुआ तो ग्लूकोज आया, थर्ड में चेंजेस होगा तो ग्लूकोज बनेगा, फोर्थ होना चाहिए था लेकिन फोर्थ को कांस्टेंट करके बाकी को घुमा देंगे, क्योंकि फोर्थ घुमाएंगे तो डी से एल हो जाएगा। ठीक ही बोला होगा साहब मैंने, समझ में आपको आ गया होगा? ठीक है, क्लियर हो गया ना आपको? ओके, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब मैंने आपको जो समझाना था ग्लैक्टोज भी समझा दिया है, तो ग्लैक्टोज आप लोग बनाते रहना घर पे। ग्लैक्टोज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप ग्लैक्टोज पे जरा स्टार मार्क कर लेंगे और एक बार बुक से इसे प्रेफर देख लेना चाहिए, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आ गया तो फिर गड़बड़ हो सकता है। और इतना डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं है, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में ढूंढ के टाइम बिल्कुल लॉस नहीं करने की जरूरत है इसमें। और ईपीमर एनसीईआरटी में बोर्ड में कई बार पूछता है कि ईपीमर का डेफिनेशन वगैरह बताएं, तो ईपीमर हमने आपको पढ़ा दिया है, ईपीमर आप उसे देख लेंगे, वो जितनी बातें हैं ईपीमर का हमने कर लिया ऑलमोस्ट। हो गया जी? लिखना है इसके बाद फ्रक्टोज, अगली हेडिंग है फ्रक्टोज, अगली हेडिंग है फ्रक्टोज। देखिए यहाँ फ्रक्टोज के बारे में थोड़ा, यहाँ सब लोग देखें, CH2OH, C डबल बॉन्ड और 3 कार्बन हम यहाँ लगाएंगे और एक CH2OH लगाएंगे। इस बार ये कांस्टेंट है, ये दोनों बाकी चेंज करेंगे, ये दोनों H रहा और ये OH रहा। फिर जब इसको मिरर इमेज के सामने लेके जाएंगे तो इधर में तो कोई चेंजेस नहीं है। सर इधर क्यों नहीं है? कायरल नहीं है, ये कीटोन ग्रुप है। सब अच्छे देखें, ये H यहाँ पे आएगा, ये OH यहाँ पे एज इट इज, इसी का मिरर इमेज है। इधर में OH और 2 हाइड्रोजन आ जाएगा और फाइनली यहाँ पे CH2OH आ जाएगा। ठीक है, तो IUPAC नाम इसका थोड़ा पहले कॉपी कर लो, फिर थोड़ा 2-3 बातें इसका करेंगे, IUPAC नाम वगैरह हम लोग देखेंगे। ग्लैक्टोज के बारे में एक बार दोबारा बोलता हूँ। ग्लैक्टोज थोड़ा अब मैं कितना भी समझाऊँ, मैं बोलता हूँ किसी बैच में बोलता हूँ जरूर एक बार बुक्स रखना है और देखना है, किसी भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मिल जाएगा। आप यहाँ देखें, मैंने बोला कि इसको कांस्टेंट रखना है और इसको पूरा इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि अगर हम फोर्थ को चेंज किए तो ये कायरल मतलब ग्रुप तो है, चेंज हो जाएगा, लेकिन ये एल हो जाएगा और हमें डी ग्लैक्टोज चाहिए, एल ग्लैक्टोज नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। डी वाला बस आप फिगर देख लेंगे एक बार थोड़ा किसी मटेरियल वगैरह में, तो आपको आइडिया आ जाएगा। और इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, लेकिन थोड़ा एक बार हमने समझाया। ये डी और फ्रक्टोज और ग्लूकोज मैं दोबारा आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, एक बार आइसोमरिज्म में पढ़ा, एक बार दोबारा यहाँ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इससे प्रीवियस में क्वेश्चन है लगातार, सेम क्वेश्चन जेईई एडवांस में है, इंटीजर में सेम क्वेश्चन वही उठा के नीट में पूछा हुआ है। ये मतलब जो ऊपर हमने 2 क्वेश्चन किया था उसी में से एक पूछा हुआ है। तो जरा इसके बारे में बात करेंगे। तो IUPAC नाम जरा सब बच्चे देखें, पहले नंबर पे बोर्ड पे देखें, पहले नंबर पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर 5वें पे, फिर 6ठे पे OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है सा, तो लिखेंगे 1,3, 1,3, 1,3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6 पेंटाहाइड्रोक्सी, पेंटाहाइड्रोक्सी हेक्सेन 2 ओन, पेंटाहाइड्रोक्सी हेक्सेन 2 ओन, पेंटाहाइड्रोक्सी हेक्सेन 2 ओन, पेंटाहाइड्रोक्सी हेक्सेन 2 ओन, पेंटाहाइड्रोक्सी हेक्सेन 2 ओन। सबको पता अच्छे से कि IUPAC नाम दोनों का सेम होगा, स्टीरियो में IUPAC नाम सेम होता है और स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है। दूसरी बात है सर ओन क्यों लगाया आपने, क्योंकि यहाँ कीटोन है और दूसरे नंबर पे है। कीटोन हमेशा सेंटर में आता है और एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पे आता है। ये IUPAC का रूल है, जिसका थोड़ा मैं बात कर दिया। DL लिखेंगे तो DL उसी का लिख सकते हैं जो कायरल है, इसका नाम DL लिख नहीं सकते हैं। सब अच्छे देखें आप, ये DL नहीं लिख सकते, कायरल नहीं है। कायरल के लिए sp3 चाहिए, तो ये sp3 भी नहीं है, खत्म हो गया। इसका लिख नहीं सकते तो इसका लिखेंगे।
तो सब लोग अगर जरा ध्यान से देखेंगे तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 3L, 4D और 5D। इधर आऊँगा तो लिखूँगा 3D, 4L और 5L। फिर आपको मैंने बताया कि ट्राइबल नाम लिखेंगे जो वही फिक्स है आज से हमारे लिए और वही ओल्ड नेम है। मेन फंक्शनल ग्रुप से लास्ट ग्रुप को चेक करना है एंड द लास्ट ग्रुप इज द फाइनल, तो डी फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज। और इधर लिखा हुआ है एल फ्रक्टोज, एल फ्रक्टोज। एक बार बोर्ड पे देखें थोड़ा, इसको लिखने के बाद लिख लिया आप लोगों ने? एक बार सब लोग यहाँ जरा देखें, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में ऐसा बुक्स में लिखा रहता है जैसे अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज। अब समय आ गया है इसके बारे में थोड़ा और बात करने का। फिर जरा देखें ऐसा लिखा होगा अल्फ़ा डी माइनस फ्रक्टोज, ऐसा लिखा हुआ है, मान लेते हैं ये लिखा हुआ है 2 वर्ड। अभी अल्फ़ा क्या है, 15 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे और अल्फ़ा को हम बहुत डिटेल में भी बातचीत करेंगे। अल्फ़ा भी हमारे लिए कुछ नहीं है, अभी अल्फ़ा को इग्नोर करिए। ये डी और एल के बारे में हमने पढ़ लिया है। ये कैपिटल डी एल मैंने आपसे बताया है, ये कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट बहुत तरीके का है। और दूसरा ये अमीनो एसिड के लिए वैलिड है। आपको मैंने बताया ये अमीनो एसिड के लिए वैलिड है, डबल लिख देता हूँ, इनके लिए वैलिड है। यहाँ जो प्लस माइनस है, यहाँ जो प्लस माइनस है वो बेसिकली डी एल है। ठीक है जी, सभी बच्चों को मैंने आइसोमेरिज्म की क्लास में बता दिया है कि डीएल नाम वही लिख सकता है जो लेबोरेटरी में बैठा हो, क्योंकि वही घुमाता होगा और देखता होगा, अच्छे से उसको समझ में आता होगा। हम लेबोरेटरी में तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, पहले RS निकालते हैं और जहाँ R आता है उसको D मान लेते हैं और दूसरा S निकालते हैं और जहाँ S आएगा उसको L मान लेंगे। सबको इतनी बातें समझ में आ गया होगा? इसका मतलब ये हुआ पूरी बात एक लाइन में। इसको ज़रा रफ करता हूँ फिर आपको ज़रा समझाता हूँ। ये लिख लिया होगा आपने? फिर थोड़ा देखते हैं क्या आपसे जो कंक्लूजन है। सभी बच्चे देखें, आपको याद होगा एक ऑर्डिनरी लाइट था, सब बच्चे देखें, एक ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है। इसको एक हमने निकोल्स प्रिज्म से पास कर रहे थे। ये एक निकोल्स प्रिज्म है, इसका नाम पोलराइज़र है या निकोल्स प्रिज्म है, इसका नाम है पोलराइज़र। ये हम थोड़ा थोड़ा दोबारा एक बार बोल रहे हैं ताकि चीज़ें एकदम रिकॉल हो जाएं। और जैसे इधर निकल के आएगा, इस लाइट का कुछ नाम था, क्या नाम है? हाँ, PPL इसका नाम है, प्लेन पोलराइज लाइट नाम है इसका। यहाँ तक हमने बात कर लिया, प्लेन पोलराइज लाइट। फिर इसके बाद इसको ऑर्गेनिक सॉल्यूशन को लेंगे। अब प्लीज़ ज़रा यहाँ थोड़ा सुनना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोलारीमीटर ट्यूब में इसको लेंगे और हमारा एक बंदा माइक्रोस्कोप्स के पास यहाँ बैठा हुआ होगा। ये बात हमने कर लिया है। इतनी बात थोड़ा जल्दी से एक बार बना लीजिए और फिर थोड़ा मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। इसको ज़रा एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर ग्लूकोज के बारे में आपको समझाता हूँ, फिर पूरी बात क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी में बहुत कंटेंट लिखा हुआ है, मैंने उस पूरे कंटेंट को बहुत इजी वर्ड में आपको बोल दे रहा हूँ। आप थोड़ा से पढ़ लेंगे, नोट्स को केवल हल्का सा प्रूफ रीडिंग करेंगे तो डेफिनेटली आप बायोमोलिकुल्स कर ले जाएंगे। वो जो लास्ट का पार्ट है विटामिन्स बायोमोलिकुल्स, आप थोड़ा खुद कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप मेरे से बोलेंगे तो मैं उसे पढ़ के, आपको बोला है मैं पढ़ा दूँगा। जनरली उसके लिए मेरा बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है तो मेरे को थोड़ा लूसेंट वगैरह पढ़ना पड़ेगा। ऑफकोर्स क्यों लूसेंट कह रहा हूँ, क्योंकि सारी बातें कंक्लूजन रूप में लिख दिया है उधर, तो हम भी बस कंक्लूजन ही देख कर आएंगे और बस उसी को रिटर्न करवा देंगे। मैंने इधर बोला है कि एक ऑर्डिनरी लाइट इसको बोलते हैं, आइसोमेरिज्म में क्लास में होता है। ऑर्डिनरी लाइट जिसका डायरेक्शन ना हो, लाइट गिरते ही ज़मीन पे फैल जाए, ट्यूब लाइट, सनलाइट, बल्ब लाइट, ऑर्डिनरी लाइट। इसको हम पास किया हमने निकोल्स प्रिज्म, पोलराइजर जिसका नाम है, जो एक तरीके से फिल्टर पेपर जैसा काम करता है, लाइट को फिल्टर करता है। कुछ लाइटें उधर चली जाएंगी, उसका नाम है PPL, कुछ वापस चली जाएंगी, कैसे जाती हैं सब हमने पढ़ लिया है। PPL इज़ अ फुल फॉर्म प्लेन पोलराइज लाइट, ये भी काम करनी है। फिर हमने एक सॉल्यूशन कंटेनर लिया, छोटा सा डिब्बा होगा, उसका नाम है पोलारीमीटर ट्यूब, उसके अंदर सॉल्यूशन रख देंगे। अब सॉल्यूशन से हम लाइट पास करेंगे। अब लाइट का 3 डायरेक्शन हो सकता है, इसकी आंखों पर सीधा है, सब बच्चे जानते हैं, तो इनएक्टिव होगा। ऑफकोर्स हमने बात कर लिया है। लाइट अगर ऊपर चला जाए तो एक्टिव है, या नीचे आ जाए तो एक्टिव है। इतनी बात सबको क्लियर हो गया? फिर सब बच्चे थोड़ा बोर्ड पे यहाँ देखें, थोड़ा काम का है। जो भी लाइट, सब बच्चे देखें, जो भी लाइट अगर इस ऑर्गेनिक सॉल्यूशन को राइट में रोटेट कर देता है, यानी जो लेबोरेटरी में बैठा हुआ दिख रहा होगा कि अगर ये सॉल्यूशन जो आपने यहाँ पे लिया था, इस लाइट ने उसको राइट में घुमा दिया, इसका मतलब D है। अगर उस सॉल्यूशन को इस लाइट ने लेफ्ट में घुमाया तो हम बोलेंगे L है।
हम चूंकि लेबोरेटरी में है नहीं तो हम तो R और S कैसे लिखते हैं, अगर R लिखेंगे और S लिखेंगे, R आया तो हम D मान लेंगे और S आया तो मान लेंगे L है। फिर जरा देखें इस पूरी लाइन को देखिए क्या पता चल रहा है, जो मुझे समझाना था इसलिए मैं इतनी बातें बोल रहा था। इस लाइन को देख के पता चल रहा है कि लेबोरेटरी में पहले से एक आदमी गया होगा और पोलारिमीटर ट्यूब में एक बार ग्लूकोज को भरा होगा, और जैसे ही ग्लूकोज को भरा लाइट ने इस सॉल्यूशन को राइट में घुमा दिया, क्योंकि पहले से वहाँ प्लस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि डीएल एक्सपेरिमेंटल है। साथ में समझा पा रहा हूँ आपको? इसका मतलब पहले से चला हुआ आ रहा है, किसी जमाने से चला हुआ आ रहा है कि ग्लूकोज हमेशा राइट में जाएगा। इस प्लस का मतलब हमेशा राइट में जाएगा, यानी हमेशा ऊपर की ओर जाएगा। अगर मैं ऊपर वाला राइट मान लेता हूँ तो ऊपर की ओर मूव करता हुआ जाएगा। ऊपर का सेंस ऐसा है कि ग्लूकोज हमेशा इस डायरेक्शन में चल रहा होगा, प्लस इधर जा रहा होगा ग्लूकोज, अपनी मर्जी से माना है। और नीचे की ओर आएगा तो इसका नाम फ्रक्टोज है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। सर अगर कोई सामने लाइट आता तो इनएक्टिव, आप तो जानते हैं, और हम इनएक्टिव यहाँ पर तो पढ़ नहीं रहे, हमें तो एक्टिव चाहिए, पहले से ही फिक्स है कि मैं एक्टिव चाहिए बार बार। हम इनएक्टिव तो यहाँ पढ़ नहीं रहे, हमारे टॉपिक का नाम है बार बार एक्टिव, एक्टिव वर्ड चाहिए बार बार। तो पहले से मान लिया है कि फ्रुक्टोज लेफ्ट की ओर जाता होगा और ये राइट की ओर आता होगा। सबको क्लियर हो गया होगा? अब अल्फा बीटा कहाँ से आता है ये थोड़ी देर में हम बात करेंगे। ये बात सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट चीज थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, और इसके बाद हमारी अगली हेडिंग है हेमी एसिटल एंड कीटल। हेमी एसिटल एंड कीटल, हेमी एसिटल एंड कीटल, हेमी एसिटल एंड कीटल। ये रफ करो, हेमी एसिटल एंड कीटल। जनरली हेमी एसिटल एंड कीटल में एल्डिहाइड कीटोन एसिड चैप्टर में बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, जिसका नाम कार्बोनिल एंड इट्स कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको थोड़ा सा यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत यहाँ पे है। सभी लोग यहाँ देखें जरा सा, यहाँ पे ग्रुप लिखा हुआ है जिसका नाम है कार्बोनिल। इस ग्रुप का नाम है कार्बोनिल ग्रुप। इस पे हमने एक एसिडिक ग्रुप के साथ कोई अल्कोहल ले लिया, जैसे ही लेंगे सब बच्चे देखें यहाँ पे तो आ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा OR। सही है सर? इसको थोड़ा आप और चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे OH। फिर से अगर आप H+ लोगे और ROH अगर लेते हैं तो अगला बार जब ये जाएगा तो बनेगा OR, और फिर फाइनली यहाँ बनेगा OR। ये नोट करना है जरा साहब। हम इसको यूज़ करेंगे जिसका नाम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसी से बना होगा। अभी थोड़ी देर में हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आने वाला है, इसलिए थोड़ा हमने एक जगह लिख दिया है। जैसे एग्जाम्पल इसका नाम होता है एस्टल्डिहाइड, इसका नाम है एस्टल्डिहाइड। जब इस पे मैं H+ और अल्कोहल को रखूँगा, कोई भी अल्कोहल जो आपका फेवरेट हो रख देंगे आप उसे, तो बनेगा CH3 और यहाँ बनेगा ROH, सॉरी R यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे OR या OH लिख दो, इधर वो है। देन फर्दर फिर से H+ और ROH अगर लूँगा तो ये बनेगा CH3H, और यहाँ पे बना था पहले से OR और यहाँ से ऑलरेडी OR है। बहुत आसान शब्दों में, अगर आपने इधर एल्डिहाइड लिया या कीटोन लिया, तो अगर आप एल्डिहाइड लोगे तो हेमी एसिटल बनेगा, बाकी इसका अभी रिएक्शन का यूज़ नहीं है। दूसरा आप अगर कीटोन लेते हैं तो हेमी कीटल बनेगा, हेमी कीटल बनेगा। ये नोट करना है आपको जरा सा। हेमी एसिटल कीटल बनाने से क्या फ़ायदा है वो इस चैप्टर में तो नहीं है काम का। हमने ये क्यों लिया है, क्योंकि अभी कहीं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म होगा तो आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के लिए हमने इंट्रोड्यूस करने के लिए बातें आपको बोला है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वर्ड के लिए डिफाइन करने के लिए सारी बातें मैंने बोला है। हो गया? सबने लिख लिया होगा? नेक्स्ट रीडिंग हमारी है साइक्लिक प्रोजेक्शन फार्मूला, साइक्लिक प्रोजेक्शन फार्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट, साइक्लिक प्रोजेक्शन फार्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट, साइक्लिक प्रोजेक्शन फार्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट, साइक्लिक प्रोजेक्शन फार्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट। एक ही रिएक्शन है, इसको मैंने थोड़ा दूसरे ग्रुप लेके इधर कर दिया है। इनमें से कोई याद नहीं रखना था, बस ये ध्यान रखना था एल्डिहाइड लोगे हेमी एसिटल नाम में पड़ जाएगा, कीटोन लेंगे तो हेमी कीटल इसका नाम होगा बस।
ये एल्डिहाइड कीटोन एसिड में कहीं आने वाला है, अभी कहीं आएगा नहीं, ठीक है। ये रफ करता हूँ मैं। ठीक है, साइक्लिक प्रोजेक्शन फार्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट। सभी बच्चे जरा सा बोर्ड पे देखें। हमने जिस दिन स्टार्ट किया था पूरा चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको याद होगा हमने पढ़ा होगा सबसे पहले वेजडेस, देखें, फिर हमने पढ़ा फीसर, फिर हमने पढ़ा न्यूमैन, अब फिर हमने जो है इसके पढ़ा सोहर्स। मैंने वहाँ पे आइसोमरिज्म की क्लास में हावर्थ लिखवाया था, आज उसका समय आ गया है, ठीक है। तो आप वहाँ पे अगली हेडिंग लिखना हावर्थ, आपको लिखना है हावर्थ। साइक्लिक का ही नाम हावर्थ है, एनसीईआरटी में साइक्लिक का नाम हावर्थ है। पूरी बात एक जगह पहले लिख देता हूँ। साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट, साइक्लिक यानी हावर्थ किसके लिए डिफाइन है, हावर्थ किसके लिए डिफाइन है जरा सा देखते हैं एक बार, सब बच्चे बोर्ड पे देखें। हावर्थ डिफाइन है एल्डो हेक्सोस के लिए और कीटो हेक्सोस के लिए। सभी बच्चे बोर्ड पे देखें। सबको अच्छे से पता है कि कीटो हेक्सोस बस एक ही है, उसका नाम है फ्रक्टोज। हमारे सिलेबस में बस इतना ही है, बाकी और होता होगा काम का नहीं है। और हमारे पास इसका एक है जिसका नाम है ग्लूकोज, सबको अच्छे से पता है इसका नाम ग्लूकोज है। इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि हावर्थ ग्लूकोज के लिए डिफाइन है और फ्रक्टोज के लिए डिफाइन है। जब हम ग्लूकोज के लिए डिफाइन करते हैं तो उसका नाम होता है पायरेनोज, पायरेनोज यानी पायरेन नाम का स्ट्रक्चर है, यूज़ करेंगे हम इसको, पायरेन बोलते हैं। और इसका नाम होता है फ्यूरेनोज, यानी इसमें फ्यूरेन हमें चाहिए और ये फ्यूरेन, ठीक है, ये फ्यूरेन। मैं इधर जरा लिखता हूँ, इसका नाम फ्यूरेन की वजह से पड़ा है, इसका नाम पायरेन की वजह से पड़ा, ठीक है। ये नोट जरा करना, पायरेन लिखा हुआ है, ए यानी लास्ट में। मैंने बार ये बोला आपसे शुरू में स्टार्टिंग में ही कि बायोलॉजी वाले कितना भी पढ़ा लें उतना अच्छे से नहीं करा पाएंगे। रीज़न ये नहीं है कि उनको अच्छे से नहीं आता, ये उनका सेगमेंट नहीं है, ये केमिस्ट्री का सेगमेंट है, तो केमिस्ट्री वाले टीचर इसको अच्छे से करा पाएंगे और कोई चॉइस नहीं। ऐसे ही कोई चैप्टर जैसे मैंने बताया, इस चैप्टर में जब बायोलॉजी वाला पार्ट शुरू होगा तो पहले ही मैं बच्चों को बोल देता हूँ, देखिए भाई कहानी यहीं तक था, अपनी बेइज्जती ज़्यादा ना हो, क्योंकि इसको वहीं रोक देना चाहिए। तो बच्चा खुद बोलेगा कि बता रहे हैं ये, इनसे तो अच्छा हम ही जानते हैं, तो कहानी को वहीं रोक लेना चाहिए। जब तक केमिस्ट्री वाला पार्ट रहेगा तब तक तो हम अच्छे से बताएंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आपको कोई चॉइस नहीं है। जब आपका सियाना बनने का समय आएगा तो रोक दिया जाएगा कार्यक्रम को। तो एक बार मैंने बोला है हावर्थ डिफाइन है एल्डो हेक्सोस के लिए, कीटो हेक्सोस के लिए। इसी का नाम बुक्स में पायरेनोज, फ्यूरेनोज लिखा होगा। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये फ्यूरिन की वजह से बनता है और वो पायरिन की वजह से बनता है, और ये सिर्फ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के लिए डिफाइन है। हम लोग ग्लूकोज को लेकर थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे, बार ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कोर्स में बार आएगा, और इसको लेकर थोड़ा हम ज़्यादा बात करेंगे। तो ग्लूकोज के बारे में हमने पूरी बात एक बोल दिया, इसको जल्दी से कॉपी कर लें। फिर ग्लूकोज को लेकर मैं बहुत डिटेल में आपको जरा समझाता हूँ कि ग्लूकोज कैसे आता है और क्या नाम है इसका। इधर रफ करूँ मैं? देखिए सब लोग, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप हेडिंग करना ग्लूकोज, सभी लोग जरा हेडिंग करेंगे ग्लूकोज, और थोड़ा साफ इस बार लिखना और अच्छे से लिखना, ठीक है, क्योंकि इसी फिगर में हमें बहुत सारा लाइन हमें ड्रॉ करना है। ये ग्लूकोज है। मैं बार पहले ही मैंने बता दिया है कि हम डी ग्लूकोज के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, और आपको तो पता है ये डी अलग है और ये प्लस अलग है, ठीक है जी। ये प्लस तो फिक्स है, हमने पहले ही मान लिया कि ये लेबोरेटरी में जो लेकर गया था उसको पहले से पता है कि वो राइट की ओर जा रहा होगा। तो डी हम केवल देख रहे हैं, डी इज द डेक्स्ट्रो, ये वाला नहीं है, ये डेक्स्ट्रो है, और ये डी केवल नाम है, कॉन्स्टेंट नाम है, ठीक है। बायो के टीचर इसी डी को डेक्स्ट्रो मान लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डी दूसरा है। इसीलिए तभी तो आप देखेंगे कि 3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ताकि यहाँ भी कुछ कंपनसेशन, कुछ वहाँ से कंपनसेशन करके अल्टीमेटली एग्जाम देना, नॉलेज इनहेंस करना है। यहाँ देखिए सब बच्चे, क्या होगा लास्ट ग्रुप जरा सा देख लें, ये है, ये अपने लोन पेयर से क्या करता है, इस पर अटैक करता है, तो ये ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा सभी बच्चे यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ बनेगा CHO माइनस, यहाँ पे OH H है, ये पहले से OH दिखाई दे रहा है, ये OH H है, और अब यहाँ पे देखेंगे ये H, यहाँ पे CH2OH, और मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है,
सबको अच्छे से दिख रहा होगा? सब बच्चे देखें, जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो थोड़ा काम का है। सबको अच्छे से पता है कि ये जो कार्बन है, थोड़ा प्लीज़ यहाँ देखें, वो लोग सब याद करवाते हैं, यहाँ सब कुछ देखो तुम लोग, आप नहीं समझ पाएंगे, शॉर्टकट लिख दूंगा, लफड़ा खत्म। फिर ये sp2 है। जब भी कोई मॉलिक्यूल sp2 होगा तो हम प्लेनर बोलते हैं। हमने कार्बोकेटायन जब पढ़ा था रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो जब हम बोल रहे थे कि sp2 या प्लेनर होगा तो वहाँ दो साइड से अटैक होगा, ठीक है। तो जब ये वाटर आएगा तो दो साइड से आएगा, एक बार राइट से आ सकता है, एक बार लेफ्ट से आ सकता है, या एक आगे से एक पीछे से आ सकता है, उसी को राइट लेफ्ट बोल रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे दो कंपाउंड बनने वाला है। मैं यहाँ जरा लिख रहा हूँ। एक बार में एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये CH तो ऐसे ही रह जाए और OH यहाँ आ जाए, सब बच्चे देख लें। और ये OH एज इट इज़ है, देखें ये H OH एज इट इज़ है, ये पहले से लिखा हुआ है, और ये OH H पहले से है, और ये CH2OH आ जाए, ये OH बन गया होगा, ऐसा बन जाएगा सब कुछ। एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, सही चल रहा है सब। फिर दूसरा इधर बनाएंगे, ये देखिए दूसरा में क्या होगा, ये CH2 और OH इधर आ जाए, दूसरी बार में ये H और OH यहाँ आ जाए। बाकी सब यहाँ पे देख लें जरा सा, ये OH है, सॉरी ये हाइड्रोजन है, इसका मिरर इमेज बनाना है, यहाँ OH यहाँ OH, सही है सा, ये दो हाइड्रोजन, और यहाँ पे फाइनली CH2OH आएगा। सब कुछ ठीक चल रहा होगा? कैसे पता चला ये बना सर? ये वाटर मॉलिक्यूल इस पर आया तो दो साइड से आ सकता है, या तो राइट से है लेफ्ट से है, तो ये बन जाएगा फाइनल कंक्लूजन पूरा। इतनी बातें जरा जल्दी से एक बार लिख लीजिए, थोड़े बार आप देख लेना, यहाँ तक सब कुछ दिख रहा है जी, एक बार थोड़ा देख लेना उसमें, दिख रहा है ना, क्योंकि ये बड़ा काम है, नहीं तो पता चला इधर लिख दिया सब कुछ, ये हो गया, लास्ट में ये क्या हो गया, तो कौन पढ़ाएगा? इससे अच्छा कि पहले एक बार देखते हुए चले। इसे मैंने थोड़ा इधर छोटा लिख लिया। वैसे तो आपको बताऊँ, आप कोई भी चैप्टर अगर मतलब अच्छे से करवाएंगे तो डेफिनेटली अगर मैं करता हूँ तो स्कोर आएगा, आप चिंता ना करें। मैंने आपको बताया, अगर आप चाहेंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे हम आपको अगर बात भी कराएं तो स्कोर वो लेकर आते हैं यार, बहुत अच्छा लेकर आते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, टाइम ही कम है, ये प्रॉब्लम। वरना आप एक चैप्टर मेरे को देंगे, बोलेंगे इसको इतने अच्छे से कराइए कि सारा क्वेश्चन बन पाए, तो आप देखेंगे मैं इतना कर दूंगा अच्छे से ही सारा क्वेश्चन बनेगा। आप देखिए ISO मेरे जब मैंने एक बैच में 11th के एक बैच में 30 आवर्स के आसपास में पढ़ाया मैंने, और बहुत डिटेल में पढ़ाया है। उनकी कॉपी में देखेंगे, बोलेंगे सारा क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ है, सारे PYQ सॉल्व कर दिया और एक ही क्वेश्चन में बनेगा। और ऑफकोर्स टाइम चाहिए, आप समझ पा रहे हैं, टाइम बहुत ज़रूरी है, वही नहीं है। अब जो भी हो रिस्पॉन्स, उसके जो भी रीज़न हो, और वो सब बातें करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। कार्बन sp2 क्यों? क्योंकि वहाँ 3 बॉन्ड ही है, और 3 बॉन्ड मतलब sp2। कार्बन के पास कोई लोन पेयर वगैरह तो होता नहीं, अब जानते हैं अच्छे से, खत्म हो गया वो। हो गया? लिखना है थोड़ा आपको, 1-2 लाइन लिखना है इन फिशर फॉर्म, फिर आंसर एक लाइन में आ जाएगा। लिखना है इन फिशर फॉर्म, इन फिशर फॉर्म। फिशर और सर क्या होता है सब पढ़ा दिया बहुत डिटेल में, अननेसेसरी बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। फिशर फॉर्म, इन फिशर फॉर्म इफ OH, लिखना इफ OH आर प्रेजेंट एट राइट हैंड साइड, if OH present at RHS right hand side, then configuration is alpha, then configuration is alpha। सभी बच्चे यहाँ पर अच्छे से देख के बताएं इनमें कौन सा राइट हैंड साइड में है, कौन सा राइट हैंड साइड में है जिसमें ये वाला है, सही है ना सा? राइट लेफ्ट तो समझते हैं ना आप लोग? यस, ऐसे देखना है, ये वाला है। तो लिखेंगे अल्फ़ा D प्लस ग्लूकोज। अब प्लस हमें समझ में आ गया कहाँ से आ रहा था, अब पूरा अल्फ़ा D प्लस ग्लूकोज हमें आज अच्छे से क्लियर हो गया कहाँ से आया है। तो उल्टा दूसरा वाला लाइन लिख लेंगे आप लोग, क्या कहते हैं आप? दूसरा उल्टा, इसी का लैंग्वेज आप चेंज कर देना, तो बीटा D प्लस ग्लूकोज। कोई बच्चा ऐसे बोलेगा सर उधर अगर लेके जाएंगे, मतलब उधर मतलब तो इधर अल्फ़ा L माइनस ग्लूकोज होगा, माइनस तो कभी होगा नहीं, ये फिक्स है, ठीक है। ये बीटा D, ये माइनस नहीं लिखा हुआ है, ये बीटा D प्लस ग्लूकोज लिखा हुआ है। ये बता रहा है कि अल्फ़ा D ऐसे लिखते हैं, बुक्स वाले अल्फ़ा D ऐसे नहीं लिखते हैं, अल्फ़ा और फिर D और फिर इस तरीके से लिखते हैं, प्लस फिर लिखते हैं ग्लूकोज, इतना बड़ा लाइन लिखते हैं। तो हमने ऐसा लिख दिया था अल्फ़ा D प्लस ग्लूकोज। कर लेंगे सर? अभी केवल हमने फिशर फॉर्म किया है, अभी तो हमने साइक्लिक अभी किया नहीं है, तो अब साइक्लिक जरा बनाएंगे और देखते हैं उसके बारे में।
पूरी बात आपने लिख लिया होगा। लिखना है कन्वर्जन फ्रॉम फीसर टू हावर्थ, 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 कन्वर्जन फ्रॉम फीसर टू हावर्थ। ऐसे लिखना है आपको, थोड़ा इधर लिखना है फीसर, इधर लिखना है हावर्थ। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं इन दोनों को कन्वर्ट करके दिखा दूंगा इधर, ठीक है, आप देख लेना। फीसर में सब बच्चे यहाँ पे थोड़ा देखें, फीसर में राइट में जो भी ग्रुप होगा उसको डाउन लिखेंगे, लेफ्ट में जो भी ग्रुप होगा उसको अप लिखेंगे, और CH2OH को भी अप लिखेंगे। ID लेफ्ट मतलब ID मतलब राइट और डाउन लिखा हुआ है, लेफ्ट अप CH2OH को अप लिखना है। थोड़ा बना लीजिए, फिर मैं ज़रा एक फिगर यूज़ करके आपको दिखाता हूँ, क्लियर हो जाए आप। क्या बायो में इस तरह बताते हैं वो लोग? हाँ, वो लोग बस बोलते हैं कि ये रटना है, क्योंकि उनके पास ऑफ कोर्स वो अपना काम करते हैं, जो उनका जॉब है वो तो करते हैं, बायोलॉजी अच्छे से पढ़ाते हैं, ये सब उनके सेगमेंट में नहीं है। और आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, जो भी बायो के टीचर आज तक मेरे से मिले हैं, बहुत सारे मिले हैं, वो लोग खुद पूछते हैं कि ये कैसे आया, तो वो लोग समझ ही नहीं पाते। उनको जैसे बताओ ये एनोमर है, एनोमेरिक कार्बन है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। वो लोग कहते हैं कि बस बायो वाला इसमें है, बस सर उससे हमारा काम चल जाएगा। तो सही कहते हैं, और क्या है। जैसे अभी केमिस्ट्री का अभी चल रहा है तो भी ठीक चल रहा है, अभी बायो का बोलूँगा कि बस आप जानते ही हैं, खत्म हो जाएगा। सब बच्चे देखें यहाँ पे, सबको अच्छे से पता है कि इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहला लाइन हम ऐसा ड्रॉ करेंगे। क्यों बनाया सर आपने ऐसा? सबको याद होगा ये पायरेन से बनेगा। आप पायरेन इस कंपाउंड को ऐसे बना लेंगे हम। सब कुछ क्लियर हो गया? आप कॉपी में बीटा डी ग्लूकोज को देखना है और इस लाइन को देखना है। मैं उसको यहाँ यूज़ करके बीटा डी ग्लूकोज को दिखाऊंगा। सब बच्चे देखें, बीटा डी ग्लूकोज को जब ध्यान से देखेंगे, अपने नोट्स में देखेंगे, क्योंकि यहाँ तो मैं खड़ा रहूँगा तो ये दिखेगा नहीं। ये फिगर आपको देखना था, लेकिन आप अपनी कॉपी में देखें। जैसे सभी लोग देखेंगे तो OH यहाँ आएगा और हाइड्रोजन यहाँ आएगा, फिर OH यहाँ आएगा, हाइड्रोजन यहाँ आएगा, फिर OH यहाँ आएगा, हाइड्रोजन यहाँ आएगा, फिर OH यहाँ आएगा, हाइड्रोजन यहाँ आएगा, यहाँ हाइड्रोजन आएगा, यहाँ टू CH2OH आएगा। चलिए यहाँ देखिए, कोई बात नहीं, इस लाइन को देखिए, जो राइट में होगा उसको डाउन में लिखना है। तो राइट को कोई अज्यूम कर लीजिए, उसे डाउन में ले लीजिए, ठीक है जी। जो लेफ्ट में है उसे अप में ले लीजिए। तो राइट को डाउन, लेफ्ट को अप, ऐसे ही चल रहा है। ऐसा नहीं लिखा हुआ है? ऐसे लिखा हुआ है। सब कुछ दिख रहा ना जी? बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, आपको कुछ भी याद नहीं रहता, और आसान तरीका देखें। ये तो हमें बताना था कि भाई ऐसा ऐसा होता है, तो इसका नाम था बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। सर इस बीटा डी और इस बीटा डी में क्या डिफरेंस है? ये हावर्थ है और ये फीसर है, ठीक है। ऊपर में CH2OH है, CH2OH होगा ऊपर में, तो तभी तो इसके ये 2 +1 3 +1 4 है, तभी तो 4 बॉन्ड बनेगा। कोई बात नहीं, तभी तो 4 बॉन्ड बनेगा। 4 बॉन्ड कैसे बन सकता है? ये देखिए 1 ये बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन पीछे और एक OH, ठीक लिखा हुआ है। कौन सा? ये वाला? अरे तो इस कार्बन का बॉन्ड है ना यार, ये वाला हाइड्रोजन, हम इस कार्बन की 4 बॉन्ड कह रहे हैं। हो गया? यहाँ देखिए सब बच्चे, अगर मुझे अल्फा डी बनाना होगा, सब बच्चे बोर्ड पे जरा देखें, तो अल्फा डी अगर हम बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। अल्फा डी बनेगा तो सब कुछ मेरे हिसाब से सेम होगा। जरा यहाँ देख लो, अल्फा डी में सब कुछ सेम होगा। क्यों पता चला सर सेम होगा? क्योंकि सब कुछ यही तो है। अल्फा डी में सब बच्चे देख लें, सब कुछ सेम बनने वाला है। यहाँ पे OH, यहाँ पे H, बस यहाँ पे OH आ जाएगा और H आएगा, केवल इस पोर्शन पे डाटा बदलेगा। सही है? क्योंकि पहले में तो चेंजेस हो रहा है, ठीक है। इसे कॉपी करना जरा जल्दी से पहले। ये दोनों सामने सामने लिखना आप कॉपी में, ठीक है। दोनों कॉपी में सामने सामने लिखना, एक दूसरे के आमने सामने लिखना। राइट को डाउन, लेफ्ट को अप, CH2OH को अप लिखेंगे। सर आपको कैसे पता चला ये स्ट्रक्चर लेना है? क्योंकि पायरीन है मॉलिक्यूल का, फ्यूरिन होता तो फ्यूरिनोज हम बनाते, लेकिन सब बच्चे जानते हैं ग्लूकोज का पायरिनोज ही बनता है, जिसको हमने यहाँ बनाया है, ठीक है। नोट्स में ऊपर लिखवा दिया मैंने, आप उसको देखें, थोड़ा आइडिया आ जाएगा। फिर बीटा डी प्लस ग्लूकोज यहाँ लिखा पड़ा है, 2 ग्रुप्स हमने यहाँ बनाया है। ये कुछ नहीं है, 2 बॉन्ड इधर हमने समझाने के लिए लिखा था, ऐसे बना हुआ है। इसका नाम बीटा डी ग्लूकोज था और इसका नाम है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अल्फा डी प्लस इस तरह लिखा हुआ है ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज ये लिखा हुआ। दोनों आमने सामने बना लीजिए, थोड़ा एग्जैक्ट 2-3 लाइनें बोलूँ, हमने देख लेना।
इन दोनों में एक याद रखना है, तो कैसे याद रखोगे जी? लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा उसका नाम बीटा है, सही है ना ऐसा, और राइट हैंड साइड में जो है उसका नाम अल्फ़ा है। शायद मैंने इधर पढ़ा दिया है। इधर याद करने के दो मेथड हैं, सब बच्चे देखें। बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज को याद रखने के लिए दो शॉर्टकट है। एक मेथड 1 है सीज OH बनेगा, इसमें दोनों OH सेम डायरेक्शन में होगा, सही है ऐसा, दोनों OH सेम डायरेक्शन में होगा, कोई बात नहीं, आप खा गए। तो दूसरा देखिए मेथड 2 W बनेगा। आप ध्यान से सब बच्चे देखें, W यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना है, ऐसा बना है, आप ध्यान से देखिए, ऐसा बना हुआ है, W पे OH आएगा, ऐसे ही बना हुआ है। जो आपको अच्छा लगे उसे याद कर लेंगे आप ध्यान से देखेंगे तो W पे OH बना हुआ है सारा, ये सारा OH W पे बना हुआ है। ये सबसे आसान है शायद, ठीक है, इसे याद रखेंगे। ये कॉपी करना जरा सा। सीज OH का मतलब दोनों OH सेम डायरेक्शन में होगा। कोई भी दो ग्रुप, आपको साइक्लिक फॉर्म याद हो, कभी पढ़ाया था मैंने, तो साइक्लिक में दो ग्रुप सेम डायरेक्शन में होता है। शेयर फॉर्म पढ़ाया था कभी, एक जमाने की बात है, अब तो अरसा निकल गया। तो शेयर फॉर्म में दो ऐसे ग्रुप चल रहे थे, तो उसको शेयर फॉर्म बोलते हैं, तो सीज OH उसको बोलते हैं। दो ग्रुप सेम डायरेक्शन में तो उसको सीज बोलते हैं। तो हमने बताया कि सीज फॉर्म के लिए आप रख लीजिए बीटा डी प्लस ग्लूकोज, और ये लिखा हुआ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। सर ठीक से समझा पा रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत तो होगा नहीं इसमें, कर लेंगे आप। ठीक है, सब बच्चे थोड़ा दोनों कंपाउंड को फिर से कंपेयर करेंगे। दो बातें में समझाना था कि कैसे याद रखें, नीचे वाले याद रखने की जरूरत नहीं, एक याद रखो, उल्टा अपने आप सही है, सब कुछ सेम लिखा है, यहीं बदला है डाटा, याद रखने की जरूरत नहीं है। सब बच्चे थोड़ा बोर्ड पे देखें प्लीज़। अगर मैं इन दोनों मॉलिक्यूल को कंपेयर करूँ, यहाँ बोर्ड पे देखिए प्लीज़, तो इसका नाम R है, सब बच्चे देखें, माना अपनी मर्जी से, आप जो अच्छा लगे ले लो। R या S, R या S, R या S, या R या S, या R में से कोई S, तो अपने सब जगह RR मान लिया। चार ही डाटा है, 1 2 3 4। सर ये क्यों नहीं लिया आपने, ये कायरल नहीं है। अगर सब जगह RR हुआ तो इधर भी सब जगह RR होगा, केवल यहाँ बदल गया होगा। सही चल रहा है? पता नहीं, यहाँ देखिए, R ले लीजिए यहाँ, या S ले लीजिए, एक ले लिया, जो आपने यहाँ लिया वही सब जगह मान लो सेम, R R R R R। सर आपने सेम क्यों बोला है? क्योंकि थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आप बदल के लोगे तो थोड़ा और डिफिकल्ट लगेगा, इससे अच्छा कि सब जगह सेम मान लो, R ले लो या S ले लो। तो इधर लेकर अगर आते हैं तो सब जगह तो वही होगा, क्योंकि सेम सब कुछ है, आइडेंटिकल है, यहाँ केवल बदल गया। तो अगर आपने यहाँ R लिया तो यहाँ S हो गया। और सब बच्चे जानते हैं अगर R का S टोटल बदलता है, मतलब जो आपने इधर कन्फिग्रेशन लिया, इधर 3 लिया, इधर 3 बदल गया, तो एनेंसोमर। अब कोई एक कांस्टेंट हो गया तो डायस्टोमर। क्लियर हो गया? तो लिखेंगे हावर्थ फॉर्म, लिखेंगे जरा हावर्थ फॉर्म, हावर्थ फॉर्म, हावर्थ मैंने पढ़ा दिया है, यानी साइक्लिक कार्बोकेटाइन्स का नाम है, सॉरी साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट्स। हावर्थ फॉर्म आर कार्बोहाइड्रेट्स, हावर्थ फॉर्म या साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट्स एक ही बात है। हावर्थ फॉर्म एक आप लोगों ने आर कार्बोहाइड्रेट इन डायस्टोमेरिक पेयर, इन डायस्टोमेरिक पेयर या डायस्टोमेरिक पेयर, जो भी अच्छा लगे लेना, डायस्टोमेरिक पेयर आर कॉल्ड एनोमर, आर कॉल्ड एनोमर, एनोमर ANOMER, एनोमर। एनोमर इसका नाम क्यों हमने आपको बता दिया है? क्योंकि ये डायस्टोमर है। हमने डायस्टोमर के बारे में अब तक क्या क्या सुन लिया, अब सुन लें। डायस्टोमर एक GI होता है, GI भी एक डायस्टोमर है, पिछले क्लास में पढ़ा था, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। मीजो भी एक तरीके का डायस्टोमर है। डायस्टोमर सर क्या होता है कि सब कुछ बदल रहा होगा लेकिन कोई एक आध कांस्टेंट रह जाएगा, तो डायस्टोमर है। फिर उसके डायस्टोमर में हमने देखा आज की क्लास में इपीमर भी एक डायस्टोमर है। फिर हमने देखा एनोमर भी एक डायस्टोमर है। एनोमर इपीमर में क्या फ़र्क है सर? ऐसे फॉर्मेट में होगा तो उसका नाम है इपीमर, और ऐसे फॉर्मेट में आ जाएगा यानी ये फीसर में तो एनोमर, साइक्लिक में आएगा तो एनोमर। कर लेंगे साथ हमारे हिसाब से। ये जो कार्बन बुक्स में लिखा रहता है, ये दोनों कार्बन जरा देखें, यहाँ पे ऐसे करके लिख रहा हूँ, इसको बुक्स वाले बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन इसका नाम, एनोमेरिक कार्बन। आप इसको जरा नोट कर लेंगे थोड़ा, एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। हो गया? 3-4 लाइनें थोड़ा मैं लिख लेना है, फिर उसके बाद फर्दर मैं आपको और थोड़ा समझाता हूँ, फिर फ्रुक्टोज के बारे में थोड़ा बात करेंगे। और लिखना थोड़ा सा, इन हेमी एसिडल स्ट्रक्चर, ये 3-4 लाइनें पढ़ लेना है, बुक्स में लिखा हुआ नहीं, थोड़ा हम आपको समझा दे रहे हैं ताकि इजी हो जाए, कर लेंगे उसे।
हाँ, ये कार्बन जो है एनोमेरिक कार्बन है, क्योंकि इसी में बदला है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, यही डायस्टोमेरिक फॉर्म है। तुमने लिख दिया, लिखना है इन हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज मोर स्टेबल, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज मोर स्टेबल and glucose in solid state and glucose in solid state and glucose in solid state are two form alpha and beta and glucose in solid state are two form alpha and beta, alpha and beta। ठीक है, फिर लिखना where beta is more stable, beta ज़्यादा स्टेबल होता है, where beta is more stable। ठीक है, बीटा इज मोर स्टेबल। और बुक्स में लिखा हुआ एनोमेरिक कार्बन एनोमर, तो ये सब मैंने डिफाइन कर ही दिया, एनोमेरिक कार्बन एनोमर वगैरह में लिखा हुआ है इसमें, तो इसे हमने कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इसके बाद से लिखेंगे शेयर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, शेयर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, शेयर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, शेयर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, शेयर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, देखिए सब लोग, मैं ज़रा इसको बीटा को कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको। मुझे बीटा ही बार बार करना है क्योंकि बीटा से ही ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, तो बीटा को देखेंगे। आप तो शॉर्टकट लिख लेना, एक साइड में लिखना, इधर थोड़ा सा देखिए, अब ये भी थोड़ा आपको याद रखना है, तो एक साइड में आप लिखना, इधर में लिखना हावर्थ या फीसर, इधर हावर्थ या फीसर लिख लेना जो अच्छा लगे, और इधर लिखना चेयर, हावर्थ एंड फीसर, उधर लिखना चेयर, इधर लिखना अप अप लिख देना यहाँ पे, और डाउन डाउन लिख देना, अप अप और डाउन डाउन। समझाता हूँ आपको, सबको याद होगा इस फॉर्मेट का नाम शायद चेयर फॉर्म था। देखिए अब थोड़ा यहाँ पे सबको याद होगा इस फॉर्मेट का नाम चेयर फॉर्म था। यहाँ देखिए हम बीटा का बनाएंगे, अल्फ़ा अब आपको आता है, मान के चलेंगे, इग्नोर करके चलेंगे। अब जो भी अप होगा उसको अप में लिखना है, सबको याद होगा। ये रफ है, यहाँ देखिए थोड़ा सा ये रफ है आपको समझाने के लिए। चेयर फॉर्म ये था, फिर आपको याद होगा एक इधर बनाते थे तो एक नीचे, सब बच्चे बोर्ड पे देख लें प्लीज़ यहाँ पे, क्योंकि बहुत दिन हो गया तो खा पी के बैठ गया हूँ। एक नीचे, फिर एक ऊपर ले चलेंगे, फिर एक नीचे, फिर एक जरा देखें ऊपर, फिर एक नीचे। ठीक है जी, फिर जरूर देखें इस लाइन के पैरेलल यहाँ बनाना है एक, तो यहाँ वाला जो ग्रुप था इसका नाम इक्वेटोरियल था, इस लाइन के ये है, सही है सा। फिर यहाँ पे आएगा, फिर एक यहाँ आएगा, फिर एक यहाँ आएगा, और फिर एक यहाँ आएगा। जो सर्कल वाले हैं उसका नाम है इक्वेटोरियल, इसका नाम है इक्वेटोरियल, और ये वाले पोर्शन का नाम होता है एक्सियल। ये बातें हमने कर लिया है, ये सब टॉपिक बोर्ड में नहीं आएंगे, सब जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख लेंगे, और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, और इनमें से कुछ भी एनसीईआरटी में नहीं है। सबसे पहली बात, ये ऑक्सीजन कहाँ से आ गया, तो ऑलरेडी इसमें है। सब बच्चे देखेंगे OH यहाँ पर लिखा हुआ, ऊपर में लिखना है, तो OH ऊपर का मतलब यही हुआ, और डाउन का मतलब हाइड्रोजन हो गया, यही बनेगा, और कोई चॉइस हमारे पास नहीं है। फिर लिखा हुआ है H को ऊपर लिखना है, फिर लिखा हुआ OH को नीचे लिखना है, लिखेंगे, कोई चॉइस नहीं है। फिर OH को बोल रहा है ऊपर लिखना है, सर ऊपर का मतलब ऐसे लिखना था, तो ऐसे नहीं लिख सकते, इस पर दो ही चांस है, एक इधर एक इधर, तो ख़त्म हो गया। सबको समझ में आ गया होगा। फिर अगली बार चलेंगे तो H को ऊपर लिखना है, और OH कहाँ लिखना है, इधर लिखना है, क्लियर हो गया। फिर अगली बार में चलेंगे तो ये जो ऊपर चला गया, H को नीचे लिखेंगे, और ये जो CH2 यहाँ पर लिखेंगे CH2OH, क्योंकि दो ग्रुप्स ऐसे आमने सामने नहीं रह सकते हैं। सर एक बार में नीचे, एक बार में ऊपर, फिर सर एक बार में नीचे, फिर एक बार में ऊपर, तो अगली बार में कहाँ आएगा, नीचे ही आएगा। सही है ऐसा, ये ऐसा बना हुआ है, लेकिन आप जानते हैं ये बहुत नीचे तक है, ऐसा बना हुआ है। कर लेंगे सर, इसका नाम है, ये क्या नाम है इसका, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज इसका नाम। यह नोट करना जरा सब, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ये वाला आपको समझाने के लिए कहा था, रफ है ये हमने आइसोमरिज्म की क्लास में चेयर फॉर्म को बहुत डिटेल में पढ़ा है। इसको ज़रा कॉपी करिए, तब तक थोड़ा आगे देखते हैं। कितना टाइम हो रहा है जी? 3 बजे तक क्लास हो पाएगी, क्योंकि बैटरी भी लो है तो ऑफ हो जाएगा, तो इसको रोक दिया जाएगा। फिर कोई डाउट होगा तो आपका ले लेंगे, ठीक है।
देन उसके बाद फिर आगे कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से कोई स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रखना। यहाँ देखिए, ये हमने देखा है और इधर अप्लाई किया है। ऊपर में OH है, सर इधर ऊपर क्यों नहीं बनाया, इधर हो ही नहीं सकता है, इक्वेटोरियल और एक्सियल होगा, तो ये OH है तो ये नीचे आएगा। अगली बार में H को ऊपर भेजना है तो OH इधर आएगा, ये नीचे आ नहीं सकता है। फिर अगली बार में OH, अगली बार में आएंगे तो OH इधर आएगा, H यहाँ आएगा। सर आपने यहाँ से क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इसके बाद 3rd कार्बन ये है, फिर 4th ये था, 5 ये है और ये खत्म। इसमें 6 कार्बन नहीं है, 5 प्लस 1 ऑक्सीजन है, तो इसमें 5 प्लस 1 ऑक्सीजन। ठीक ही बनाया होगा सर। कर लेंगे, चलिए लिखना है जरा सा हेडिंग, एविडेंस फॉर ओपन चेन स्ट्रक्चर, एविडेंस फॉर ओपन चेन स्ट्रक्चर, एविडेंस फॉर ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर ग्लूकोज, एविडेंस फॉर ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या एविडेंस है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, ऐसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला हर बच्चे जानते हैं कि ग्लूकोज का रिडक्शन कराएंगे तो एन हेक्सेन बन जाता है, इसका मतलब वो इजीली रिड्यूस हो पाता है, डेट मीन्स वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखना है सभी बच्चों को, लिखना ग्लूकोज, आप ऐसे लिख लेना थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, सब बच्चे देखें यहाँ पे, थोड़ा ग्लूकोज यहाँ पे लिखना, रेड फॉस्फोरस और HI और एन हेक्सेन लिखना, एन हेक्सेन। फर्स्ट पॉइंट तो ये ग्लूकोज, रेड फॉस्फोरस और HI रिडक्शन का सिंबल है, यानी रिडक्शन करके ये एन हेक्सेन बन जाएगा। ये जितनी बातें हम यहाँ पे लिख रहे हैं इनसे पास्ट ईयर में क्वेश्चन है लगातार, इस साल भी था, उसको मैं सारी बातें एक जगह समझा दूंगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, सब खत्म हो जाएगा, बस आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट लिखना है, इट रिएक्ट विद, यहाँ पे हम बस लिख रहे हैं, कमिंग क्लास में ये पूरा एक एक एग्जाम्पल रिएक्शन देखेंगे हम लोग। अभी लिखना है इट रिएक्ट विद, हाँ सेकंड पॉइंट है, इट रिएक्ट विद एसिडिक एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड एंड फॉर्म, ये सब अपकमिंग क्लास में दिखाई देगा, जब भी आने वाला है देखेंगे। एंड फॉर्म पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव्स, पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव्स, पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव्स, that is it confirm the presence of OH group, that is it confirm the presence of OH group, it confirm the presence of OH group। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, थर्ड नंबर जो भी है लिखेंगे, ग्लूकोज फॉर्म मोनोऑक्जाइम्स, glucose form monooxymes with hydroxylamine and cyanohydrazine, with hydroxylamine and cyanohydrazine ZINE, cyanohydrazine, that is it confirm the presence of carbonyl group, ब्रैकेट में लिखना C डबल बॉन्ड O, दैट इज इट कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड, लिखा ना कार्बोनिल ग्रुप, ब्रैकेट में लिखना C डबल बॉन्ड O। ठीक है, C के सराउंडिंग में पीछे बैक साइड में 2 सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, तो जानते हैं कार्बोनिल ग्रुप है, इनबिल्ट है, पहले से लगा लेंगे। लास्ट पॉइंट थोड़ा सा लिखेंगे, माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, mild oxidation of glucose of Br2 water, ब्रोमीन वाटर इसका नाम है, कई बार Cl2 वाटर भी लिखा होता है, तो Br2 वाटर, कमा टॉलरेंस टेस्ट, ये सब कमिंग क्लास में करके दिखाऊंगा, कमा टॉलरेंस टेस्ट, कमा फैलिंग टेस्ट, that is it confirm the CHO group is present, that is it confirm the CHO group is present,
सभी बच्चों को पता है कि कीटोन जो है टॉलरेंस ऑफ फैलिन टेस्ट नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, कमिंग क्लास में बढ़िया से हम देखेंगे, अभी बस ये देता होगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे ज़रा सा, एविडेंस फॉर रिंग स्ट्रक्चर। एविडेंस फॉर रिंग स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर होता है, क्या एविडेंस है, तो एविडेंस फॉर रिंग स्ट्रक्चर। ये सब बायोमोलिक्यूल्स में सेम बातें बायोलॉजी वाले टीचर भी पढ़ाते हैं, लेकिन इतना डिटेल में वो लोग नहीं पढ़ाते हैं। लिखना है एविडेंस फॉर रिंग स्ट्रक्चर। वैसे केमिस्ट्री में तो आप जिस चैप्टर को बोलोगे, मैं आपको बताऊँ, जिस चैप्टर को आप बोलेंगे कि ये वाला करना है, बस कंडीशन ये कि समय होना चाहिए, यही एक बड़ा काम है। आप लेकर आएंगे, मैं उसे इतना डिटेल में कर दूँगा, पूछे मैं, और उसके बाद कोई क्वेश्चन रह नहीं जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते तो अभी तक निपट गया रहता, लेकिन देख रहे थे। लिखना है एविडेंस फॉर रिंग स्ट्रक्चर, लिखेंगे इसमें एविडेंस फॉर रिंग स्ट्रक्चर में ऐसे कराते होंगे यार उन लोगों को। हाँ, लिखना ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विद, ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फेट, डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फेट। ब्रैकेट में लिखना NaHSO4, ब्रैकेट में लिखना NaHSO4, ब्रैकेट में लिखना NaHSO4, that is it confirm the absence of CHO group, that is it confirm the absence of CHO group। रिंग में कहीं पे भी CHO ग्रुप लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है, एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप। सेकंड पॉइंट लिखना, ग्लूकोज डज नॉट गिव, ग्लूकोज डज नॉट गिव सीफ, SHIFF, सीफ टेस्ट, SHIFF सीफ टेस्ट, और 2,4 DNP टेस्ट, और 2,4 DNP टेस्ट, दो टेस्ट होते हैं, सब बताएंगे आपको अभी कमिंग क्लास में। 2,4 DNP टेस्ट। फिर अगला पॉइंट लिखना है, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट डू नॉट रिएक्ट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन, डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन, that is it confirm the absence of CHO group, that is it confirm the absence of CHO group। नेक्स्ट इसका हेडिंग लिखेंगे टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये टेस्ट ऑफ, पहले ग्लूकोज लिखना, टेस्ट ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को कैसे टेस्ट करते हैं, घर में जाएंगे, एक चम्मच शुगर निकालते हैं, उसको थोड़ा जलाएंगे, ठीक है, खा के टेस्ट थोड़ी ना करेंगे, उसे जलाएंगे तो वो स्मेल करने लगता है, समझ रहा है मेरी बात, वो टेस्ट है। एक होता है मॉलिस टेस्ट भी होता होगा, ठीक है। तो हम लोग बस दो ही टेस्ट के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो पहले लिखना टेस्ट ऑफ ग्लूकोज में लिखना व्हेन अ हीटेड, लिखा आप लोगों ने टेस्ट ऑफ ग्लूकोज में व्हेन अ हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, व्हेन अ हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब it melt, turn brown and finally black, and giving a smell देता है like a burn sugar, giving a smell like a burn sugar, जलता हुआ जो भी रहता है चीनी जैसा महकता है, giving a smell like burn sugar। लिख दिया आप लोगों ने। लास्ट लाइन लिखना है आज की क्लास का, टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फ्रुक्टोज हम लोग कमिंग क्लास में बहुत डिटेल में करेंगे, फिर जब फ्रुक्टोज हो जाएगा तो थोड़ा एमिनो एसिड की ओर चलेंगे और एमिनो एसिड को बहुत डिटेल में करेंगे। तो लिखना है टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या टेस्ट ऑफ मतलब कार्बोहाइड्रेट में लिखना है अ ड्रॉप ऑफ एल्कोहलिक सॉल्यूशन, अ ड्रॉप ऑफ एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थॉल, अल्फा सिंबल लिखना और नेफ्थॉल NaPTHOL, अल्फा नेफ्थॉल is added in 2 ml of carbohydrate solution, 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 and 1 ml of concentrated H2SO4, and 1 ml of concentrated H2SO4 is added carefully along
along the side of test tube, along the side of test tube, along the side of test tube. फिर लिखना the formation of violet color या violet ring लिखना, the formation of violet ring, the formation of violet ring, the formation of violet ring at the junction of two liquid, at the junction of two liquid, at the junction of two liquid, show the presence of carbohydrate, show the presence of carbohydrate, show the presence of carbohydrate. इतना रहने देते हैं. वॉयलेट सॉल्यूशन या वॉयलेट 2 लेयर जानना है तो गांव में आजकल लोग जब बेचते हैं मिठाई, पहले ज़माने में बिकता था, वो कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोई एक चॉकलेट चीनी वगैरह डाल देते हैं, कलर डाल देते हैं, घुमाते रहते हैं और थोड़ा सा कॉटन कैंडी बोल सकते हैं आप. तो कॉटन कैंडी जनरली जो सप्लाई करते हैं वो एक ब्राउन कलर का या जो इस तरह का लेयर बनता है, उसी तरीके के 2 अलग अलग जंक्शन का लेयर बनता होगा, उसको इस तरह नाम रखते हैं, रिंग फॉर्मेशन रखते हैं. ठीक है, इतना रहने दिया जाएगा. ओके.